नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेज, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम भारत जो देश है हमारा, उसके कुछ फिजिकल फीचर्स है, यानी कि भौतिक जो है कुछ तत्व है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पहाड़ है, कहाँ कहाँ नदियाँ हैं, और अलग अलग जो भारत के हिस्से हैं उनमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर हम चल के जाएँ भारत में तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ, तुमको चला के ले चलता हूँ भारत में, और दिखाता हूँ पहले तो कि क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है हमारे हिंदुस्तान में। और उसके बाद में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़े भी गए और देखे भी गए कि क्या क्या उनका नाम है और कैसे कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हैं। तो देखो, ये हमारा भारत है, ये भारत का फिजिकल मैप है। भारत का अगर टॉप में देखेंगे हम, तो हमको टॉप में मिलता है हिमालय। ये जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो कि ऊपर से छोटे दिखते हैं, लेकिन पास में जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई ये तो बहुत बड़े बड़े और बड़े ही घनघोर पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग होती है भारत की। ऊपर से टॉप में देखेंगे तो हिमालय से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो इधर हमें राजस्थान में एकदम पूरा रेगिस्तान देखने को मिलता है, जहाँ पे ऊपर तो जहाँ हिमालय में बहुत सारी बर्फ़ थी और बहुत ठंडा मौसम था, राजस्थान में एकदम रेगिस्तान है और बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये राजस्थान का रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है। पानी यहाँ बहुत कम मिलता है। फिर हम आज जाएंगे इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की साइड में, तो हमको यहाँ पे मैदान दिखेंगे। मतलब भारत में भाई साहब अलग अलग सिस्टम है। उधर जाओगे तो कुछ अलग ही मिल रहा है, इधर जाओगे तो कुछ अलग ही मिल रहा है, इधर जाओगे तो कुछ अलग ही मिल रहा है। तो यहाँ हमें मैदान मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, नदियाँ मिलेगी। यानी पहले जहाँ राजस्थान में कोई पानी नहीं है, यहाँ पे खूब पानी, खूब मैदान और खूब खेती होती हुई मिलेगी हमको। अच्छा, फिर साइड में आएंगे, नीचे आएंगे तो नीचे इस साइड में आएंगे, वेस्ट साइड में जो वो है वो राजस्थान भारत की वेस्टर्न साइड है, और इधर वाली ईस्टर्न साइड है, ये वाली ईस्टर्न साइड है, ये वाली। तो ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में हमको पहाड़ वापस मिलेंगे। अच्छा, हाँ, इनको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। अच्छा जी। और बीच का अगर भाग की, इस भाग की बात करूं मैं, जो ये वाला भाग दिख रहा है ना भारत का बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, इस बीच वाले हिस्से में हमें मिलता है प्लेट्यू। क्या मिलता है? प्लेट्यू, पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस पठार, डेक्कन प्लेट्यू हम इसको बोलते हैं, इस पठारी क्षेत्र में हमको बहुत सारे खनिज मिलते हैं, बहुत सारे इसमें जो है हम खनिज खाने चलाते हैं, माइनिंग करके खनिज निकालते हैं, उनसे इंडस्ट्रीज चलती है हमारी। तो भारत में मतलब सब कुछ है भाई साहब। इधर देखो, ये पूरा का पूरा इधर साइड में समुद्र है, भारत में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हमने कोस्ट लाइन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। तो भारत में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, तो भाई साहब कोई अगर समुद्र से कोई सामान भेजना हो तो आराम से भेज भी सकते हैं। यानी भारत के पास सब कुछ मिलता है भाई। इधर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो इधर जंगल वंगल मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे एकदम बढ़िया बढ़िया। तो भारत में भाई इधर जाओ उधर जाओ तो तुमको चीज़ें बदलती हुई दिखाई देगी, और हम इन्हीं बदलती हुई चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने सिंप्लीफाइड रूप से स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया ताकि तुमको पता रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो दिमाग इतना ज़्यादा बोधरेशन में नहीं आएगा। यही चीज़ों को हम थोड़ा सा टेक्स्ट के रूप में पढ़ेंगे और देखते चलेंगे, मैप भी, और उसके साथ में गूगल अर्थ में तुमको घुमाता हुए ले चलूंगा मैं, और आराम से इस चैप्टर को हम पढ़ लेंगे। कुछ एक चीज़ है वो याद करनी पड़ेगी। क्या चीज़, एक तो मेन तो याद करने की ये है कि भाई भारत को देखो 6 भागों में बांटा गया है। किन भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कौन कौन से 6 भाग है? एक तो हिमालय माउंटेन, हिमालय के पहाड़ है, जो हमने देखे अभी कि हिमालय के पहाड़ उत्तर में मिलते हैं, भारत के ना उत्तरी हिस्से में पूरा भारत हिमालय से घिरा हुआ है। उसके बाद में नदन प्लेन्स की बात करेंगे। नदन प्लेन्स हमने देखा जो बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड है ना, और इनका जो प्लेन एरिया है जहाँ पे खेती होती है, एकदम सपाट एरिया, उसको हम बोलते हैं नदन प्लेन्स। वो नॉर्थ में है, भारत के उत्तर में है, इसलिए इनको उत्तरी मैदान बोलते हैं हम। उसके बाद में पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की हमने, वो हमने देखा अभी कि भारत का जो बीच का हिस्सा है, जो भारत का तिकोना नीचे से चूंच वाला हिस्सा है, उसके बीच में जो हिस्सा है, उस बीच में हिस्से में क्या मिलता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलता है, प्रायद्वीपीय पठार मिलता है। उसके अलावा इंडियन डेजर्ट में भारत को बांटा गया है, यानी कि राजस्थान वाली साइड का हिस्सा है, जो अरावली के वेस्टर्न साइड का हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रेणी भी देखेंगे अभी हम, उसके वेस्ट में जो हिस्सा पड़ता है उसमें पूरा पूरा रेगिस्तान है, तो उसको हम बोलते हैं इंडियन डेजर्ट। उसके अलावा कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स मैंने दिखाया है कि भारत की जो कोस्ट लाइन है, इस तरीके से भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, तो पूरी ये कोस्ट लाइन है ना, यहाँ पे हमारे को यहाँ तो वेस्टर्न घाट देखने को मिल जाएंगे, यहाँ ईस्टर्न घाट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनके बीच में जो है प्लेन एरिया थोड़ा मिलेगा, उसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद आइलैंड, आइलैंड में कौन से होंगे? जो हमारे अंडमान एंड निकोबार है और लक्षद्वीप है, इस तरीके के आइलैंड भी भारत के हिस्से में शामिल है। तो भारत में सब कुछ दिखता है भाई, पहाड़ भी दिखते हैं, मैदान भी दिखते हैं, पठार भी दिखते हैं, आइलैंड भी दिखते हैं, कोस्ट भी दिखता है। भारत समृद्ध रूप से एक क्या बोलते हैं प्राकृतिक विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालय माउंटेन्स के बारे में। अब भाई हिमालय की अगर बात करूँ तो हिमालय बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मतलब हिमालय भी 2-3 हिस्सों में बांटे गए हैं, है ना। एक तो स्टार्ट करेंगे ना, जब हम मान लो ये भारत है, भारत से हम यूँ जा रहे हैं ऊपर, हवाई जहाज से उड़ के जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले तो शिवालिक श्रेणी आएगी हमारे पास में, है ना। उसके बाद में आएगा ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में आएगा ट्रांस हिमालय। 3 तो मेन श्रेणी है जिनमें हमने बांटा, क्या? शिवालिक, ग्रेटर और ट्रांस हिमालय। तो जो ग्रेटर हिमालय है ना, यहाँ पे भारी वाले हिमालय मिलते हैं हमको। ये भाई साहब ग्रेटर हिमालय 300-300, 400-400 किलोमीटर चौड़े हैं, चौड़े, यानी चलते रहोगे 400 किलोमीटर तक पहाड़ी पहाड़ रहेंगे, कोई जमीन दिखेगी नहीं। और भाई ऊंचे तो इतने हैं, माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का भाग है,
वो 8,848 किलोमीटर, शायद इतना 8,848 मीटर ऊंचा है भाई। बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, हिमालय बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हमारे ये टुच्चे पुच्चे हम बनाते बिल्डिंग की, भाई ये देखो बुर्ज खलीफा बना दिए, बना दिए, बना दिए, कुछ नहीं लगती भाई वो, क्या बोले, चीटी लगती है वो हिमालय के सामने। हिमालय इतने ऊंचे हैं जो, और भारत के एकदम टॉप पे आते हैं। नॉर्थ साइड में तो एक दीवार सी बना रखी है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तुम कि भारत के यहाँ पे नॉर्थ में देखो पूरा यहाँ पे हिमालय मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसका एक बार स्क्रीन राइट कर लूँ क्या? कर ले भैया, तुम्हारी मर्जी हो ना, वो कर लो। देखो ये देखो कुछ, ओके, स्क्रीन राइट कहाँ पे है, ये रहा। तो जो हिमालय ना मित्रों, वो हिमालय, ये आ गई स्क्रीन पे हमारे। हिमालय जो है वो यहाँ से आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भारत के उत्तरी हिस्से में, है ना। तो एक तरीके से देखो भारत का ऊपर पूरी दीवार बनी हुई है, और ये दीवार भारत को बहुत सारी चीजों से बचाती है। मतलब ये दीवार प्रकृति ने बना दी। ये दीवार इतनी बड़ी है कि 400-400 किलोमीटर तो चौड़ी है ये, और 8-8 किलोमीटर ऊंची है भाई, कई कई जगह पे, है ना। 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर ऊंची है। ये दीवार भारत को बहुत बढ़िया तरीके से बचाती है बहुत सारी चीजों से। कौन कौन सी चीजों से बचाती है, एक बार नॉर्मली हम देख रहे हैं कि ऊपर से कोई आदमी आएंगे आक्रमण करने भारत पे। एक बात बताओ मेरे को, कोई भारत पे हमला करने को आता है तो क्या वो इस हिमालय को पार कर पाएगा चढ़ के? भाई इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हाँ, तो वो उससे बचाते हैं। दूसरा, ऊपर की साइड में ना, जो ऊपर की साइड में वो ठंड पड़ती है भाई, बहुत ठंड पड़ती है, एकदम ऐसे ठिठुरने वाली ठंड पड़ती है। लेकिन वो ठंडी हवाएं जब आती है तो हिमालय उन ठंडी हवाओं को रोक लेता है। हिमालय उन ठंडी हवाओं को रोक लेता है। इसी वजह से भारत का जो ये है ना, ये वाला क्षेत्र जो है ना, यहाँ से निकलती है अपनी 23.5 डिग्री, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट जोन हमने पढ़ा था, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। तो ये टेम्परेट जोन में आता है, जो हमारा राजस्थान भी हो गया, दिल्ली भी हो गई, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे हो गए। तो भाई अगर ये हिमालय नहीं होता तो यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती, और यहाँ पे राजस्थान में बर्फ पड़ती भाई साहब। रेगिस्तान जहां देख रहे हो, इतनी गर्मी जहां देख रहे हो, वहां पड़ती बर्फ, वहां रहता ठंडा मामला। और हम यूं अंग्रेज नहीं का, अंग्रेजों की तरह हम भी गोरे 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 चिट्टे एकदम होते, एकदम वो ओढ़ के रखते, क्या बोलते हैं, मोटे मोटे ऊन वाले कपड़े। लेकिन हिमालय ने यहाँ दीवार खड़ी कर दी, इस वजह से वो ठंडी हवाएं इधर नहीं आ पाती। साइबेरिया है इधर, साइबेरिया बहुत ठंडी जगह है, तो उन सारी की सारी हवाओं को हिमालय रोक लेता है और हमको बचाता है उन ठंडी हवाओं से भी, उन लोगों से भी जो हो सकता है उधर से आकर आक्रमण कर दे। लेकिन इससे एक और फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। और अंबुजा सीमेंट वाला भी पूछता है जब अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार के मामले में कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, तो बोलता है टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। इस दीवार के बारे में अगर तुम पूछोगे कि भैया ये दीवार क्यों टूटती नहीं है, भाई टूटेगी कैसे, ये तो 8-8 किलोमीटर ऊंची दीवार है, हिमालय की 400-400 किलोमीटर चौड़ी दीवार है भाई साहब, ये तो टूट ही नहीं सकती, इसका तो सवाल ही नहीं उठता टूटने का। तो भाई ये जब दीवार बीच में है तो इससे ना सिर्फ हमें हवाओं से बचाया, ना सिर्फ आक्रमण से बचाया, बल्कि इसने एक और काम किया। क्या किया, इसने एक कल्चरल डिवाइड बना दिया। कल्चरल, यहां लिखूं क्या मैं, कल्चरल डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है कि भाई इस साइड में जो लोग, इस साइड भी लोग रहते होंगे, है ना, हिमालय के उस साइड में भी लोग रहते होंगे, हिमालय के इस साइड तो हम रहते ही हैं भारत वाले, तो इस साइड वाले लोगों का कल्चर जो है उसका प्रभाव इस साइड वाले लोगों पे नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आपस में मिल नहीं पाए, बीच में एक दीवार आ गई, बहुत बड़ी दीवार आ गई। तो इसलिए इधर वालों का कल्चर, जो चाइना वाले हैं, उनका कल्चर एकदम अलग टाइप का है, हमारा कल्चर एकदम अलग टाइप का है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो हमारा कल्चर एक जैसा होता, है ना, कोई भी चीज आसपास में होती है उनका कल्चर एक जैसा होता है, जब तक कि उनके बीच में हिमालय जैसी कोई दीवार ना हो। तो इसने हमारे बीच में कल्चरल डिवाइड का भी काम किया, इसने वाटर डिवाइड का भी काम किया। कई नदियां हैं जैसे ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो ऐसे ऐसे बहती है फिर यहां से घूम के आती, क्यों? क्योंकि वो हिमालय उनको रोक रहा है कि वो सीधी ना आ पाए, उनको घूम के आना ही पड़ेगा। तो इसने वाटर डिवाइड का भी काम किया, इसने कल्चरल डिवाइड का भी काम किया, इसने जो है सीजनल डिवाइड, और क्या बोलते हैं उसको, मौसम को क्या बोलते हैं, मौसम को क्या बोलते हैं, मौसम क्या बोलते हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो उसका भी डिवाइड का काम किया। और भाई साहब इसने हमारे को बचाया भी आक्रमणों से। तो हिमालय ने इतना काम किया। तो इस हिमालय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, चलो पढ़ लेते हैं। कितनी बढ़िया चीज है हिमालय, बताओ, इतनी अच्छी चीज के बारे में पढ़ने को तुम्हें मिल रहा है, इससे अच्छा क्या होगा बताओ मुझे। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो क्या बोल रहा है, दो चीजें इसमें स्पेसिफिकली पूरी पूरी लाइन में सीखने वाली है, वो ये कि हिमालय एक तो यंग माउंटेन है और दूसरा फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का मैंने बताया कि जब दो प्लेटें टकराती है, जब दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराती है, टकराने से उनका बीच का हिस्सा मुड़ के ऊपर उठ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो जब इंडियन प्लेट टकराई थी किससे, यूरेशियन प्लेट से, तो बीच वाला हिस्सा उठ गया, उसी से क्या बन गया, हिमालय। तो ये यंग है, बहुत जवान है, ये जवान है भाई, हिमालय बहुत जवान है। और क्योंकि हिमालय जवान है, हालांकि जवान का मतलब ये नहीं है कि 10-20 साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, लेकिन अगर तुलना करें हम इसकी अरावली के साथ में, तो अरावली अरबों खरबों लरबों साल पुरानी है, उसके सामने हिमालय बच्चा है, छोटा सा। अब क्योंकि जो चीज जितनी पुरानी होगी वो उतनी स्ट्रांग होगी, वो उतनी ही टिकी भी रहेगी। जैसे बूढ़े आदमियों को देखते हो आप, बड़े आदमियों को देखते हो, तो छोटी छोटी बातों पर वो जल्दी गुस्सा नहीं हो जाते, क्योंकि वो स्थिर हो चुके हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी के अनुभवों को एक साथ मिला के ये सीख लिया है कि छोटी छोटी बातों पे उछलना नहीं है, छोटी छोटी बातों पे दिमाग खराब करना नहीं है, छोटी छोटी बातों पे मुंह में आए वो नहीं बकना है, वो शांत रहना
रहना सीखते हैं, उनको पता है कि कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है, उन्हें पता है कैसे दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो जवान पीढ़ी है, जो जवान है, जिनका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे मुंह में जो निकले वो बोल देंगे। उनको नहीं फर्क पड़ता कि इससे सामने वाले के साथ उनके रिलेशन खराब होंगे, अच्छे होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जवान है, जवान में स्थिरता नहीं होती, जवान टिकावा नहीं रहता एक जगह, उछलता कूदता है, गिरता है, पड़ता है, उठता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि हिमालय जो है वो जवान पहाड़ है, यंग माउंटेन है, तो इसी वजह से आप देखोगे कि हिमालय में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है। आपने पढ़ा होगा कि हिमालय में फलानी झील जो है टूट गई। केदारनाथ में पहले इतने आदमी मरे थे, क्यों मरे थे? क्योंकि हिमालय के ऊपर पहाड़ों में कोई झील भरी हुई थी, अब उसकी सामने की दीवार टूट गई, वो झील सारी बह के नीचे आ गई, लोग उसके नीचे दबके मर गए। इसी तरीके से हिमालय में लैंडस्लाइड होती है, हिमालय में एवलांच आते हैं, पूरा पूरा पहाड़ किसी के नीचे गिर जाता है बारिश के मौसम में। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा देखा होगा आपने, यूट्यूब पे वीडियोज आती है, व्हाट्सएप पे वीडियो आती है कि लोगों के मकान ढह गए, लोगों का ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जवान है भाई, ये स्थिर नहीं हुआ है अभी। ये एक तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन है, और इसकी जो मिट्टी है वो इतनी ज्यादा टाइट नहीं है, इसकी सारी चीजें इतनी ज्यादा टाइट नहीं हुई, इसलिए वो गिरता रहता है। लेकिन अरावली की बात करोगे तो अरावली में बहुत कम सुनने को मिलेगा कि अरावली डह गई, अरावली में भूस्खलन हो गया, या फिर अरावली में ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अरावली बूढ़ी हो गई, अरावली पुरानी है, स्थिर है, हर कुछ उछल कूद नहीं करती, एक जगह टिकी हुई है। तो इसलिए ये है यंग और फोल्ड माउंटेन। इस दो लाइन से हमने इतनी चीजें समझ ली। चलो, दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। तो क्या बोल रहा भाइयों? भाइयों ऐसे बोल रहा है, यो ऐसे बोल रहा है। देखो, हमने जो फोटो ली थी वो फोटो हमारी गई के, दूसरी फोटो ले लेंगे, कोई दिक्कत ना भाई। तो यो ऐसे बोल रहा भाई कि यो बोल रहा है कि यो हिमालय जो है वो वेस्ट टू ईस्ट चलता है। तो भाई यो साइड जो है ना, यो साइड जिधर मैं पीली लाइन खींच रहा हूं, ये तो वेस्टर्न साइड है, और इधर से हिमालय चल के इधर जाता है, तो ये ईस्टर्न साइड है। ठीक है, तो इंडस, यहाँ पे इंडस नदी यहाँ से निकलती है, ये इंडस नदी, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी घूमती है। तो बोला कि भाई साहब वेस्ट टू ईस्ट, इंडस टू ब्रह्मपुत्र तक हिमालय फैला हुआ है। बस ये बताना चाह रहा है कि कहां से कहां तक फैला हुआ है ना। ज्यादा टेंशन लेने की तो दरकार तो कोई है नहीं। ठीक है, अच्छा। The Himalaya represents the loftiest and the one of the most rugged mountain barriers of the world। तो बोलता भाई साहब हिमालय जो है ना वो दुनिया का सबसे भारी भरकम और उबड़ खाबड़ बैरियर है, माउंटेन बैरियर। मैंने बताया ना, बैरियर का मतलब रुकावट है। उस साइड के लोगों के लिए हिमालय रुकावट है, इस साइड के लोगों के लिए हिमालय रुकावट है, क्योंकि इसको चढ़ के पार करना इम्पॉसिबल है लगभग। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स ए डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। आर्क का मतलब क्या होता? आर्क का मतलब ये होता भाई कि मैंने अभी जैसे बताया था कि हिमालय जो है ना, यहाँ पे देखो, ये जो हिमालय पता नहीं चला क्यों जाता है, ये पड़ा क्यों नहीं रहता एक जगह पे। मैंने बताया था कि जो यो हिमालय है, थोड़ा सा यहाँ देख लेना, यूं यूं फैला हुआ है, ये ऊपर तो आ रहा है, यूं फैला हुआ है ना, यूं। तो ये आर्क बना रखा है, एक धनुष टाइप की बना रखा है। देखो इस तरीके से फैल रहा है ना हिमालय, तो ये धनुष टाइप की बना रखा है, और ये 2400 किलोमीटर की धनुष है भाई। यो यहां से यहां तक हिमालय की दूरी नापेंगे तो 2400 किलोमीटर आएगी, 2400 किलोमीटर। मेरे भाई समझ रहे हो तुम कितना बड़ा है ये। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 इन अरुणाचल प्रदेश। भाई साहब चौड़ा तो, लंबा तो है 2400 किलोमीटर, चौड़ा 400 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं पे 400 किलोमीटर तक चलते रहोगे, पहाड़ी रहेगा, कोरा जमीन नहीं दिखेगी। भाई समझ रहे हो तुम कैसी चीज है हिमालय? बहुत भारी भरकम चीज है। और यहाँ पे जो ना हिमालय की जो ज्यादा चौड़ाई किधर है? इधर वेस्टर्न साइड देखेंगे ना, जो जम्मू कश्मीर की साइड। मैं कुछ खोल लूं क्या? अरे भाई खोल लो, तुम्हारी मर्जी वाली बात है, कोई दिक्कत ना। हाँ तो देखो, ये जो हमारा हिमालय यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो वेस्टर्न साइड है ना, वेस्टर्न साइड यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है हिमालय, ज्यादा चौड़ा है, और आगे जाके धीरे धीरे उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 400 किलोमीटर तक चौड़ा है, यहाँ पे 150 किलोमीटर तक चौड़ा है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। समझ रहे हो बात? और भाई बहुत बड़ा हिमालय, बहुत बड़ा है। The altitudinal variation are greater in eastern half than those in western half। क्या बोल रहा है कि भाई साहब एल्टीट्यूडनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड बोलते हैं अपन ऊंचाई को, कोई चीज कितना ऊंचा है ना। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। यानी कि हमने जो देखा मित्रों अभी कि ये जो वेस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे एल्टीट्यूडनल वेरिएशन यानी ऊंचाई में अंतर, कि कभी तो कहीं इतना ऊंचा गया, कभी इतना सा ऊंचा, कभी इतना ऊंचा गया, ऐसा यहाँ पे कम पाया जाता है, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में। यानी यहाँ पे ऊंचाई लगभग बराबर है, यानी यहाँ पे ज्यादा ऊंचाई मिलेगी। लेकिन ईस्टर्न साइड जो है ना, अरुणाचल प्रदेश साइड की, वहां ऐसा भी हो सकता है कभी तो पहाड़ इतना ऊंचा है, कई जगह पहाड़ थोड़ा छोटा कम ऊंचा है, कई जगह बहुत ज्यादा ऊंचा है, इस तरीके से। तो वेरिएशन का मतलब कि ऊंचाई में कम या ज्यादा बहुत सारा होना, कोई पहाड़ ज्यादा ऊंचा, कोई छोटा सा, कोई और ऊंचा, कोई छोटा सा, इस तरीके से इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो वेस्टर्न साइड में वेरिएशन इतना नहीं मिलता, वहां पे ऊंचाई लगभग समान है, लेकिन ईस्टर्न साइड में वेरिएशन हमको एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज्यादा मिलता है। ठीक है, The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northmost range is known as the Great or Inner Himalaya or the Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with the average height of 600,000 मीटर। भाई एवरेज हाइट है ये तो, 6 किलोमीटर की एवरेज हाइट है डूंगरों की, पहाड़ों की।
वहां पे किधर वेस्टर्न साइड में कितनी 6 किलोमीटर। उसको क्या बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेट हिमालय क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि भाई इतनी ऊंची तो भाई ग्रेट आदमी हो सकता है ना। ग्रेट खली को ग्रेट खली क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचा है वो, उतने ऊंचा आदमी मिलते नहीं अपने भारत में। तो भाई उसी तरीके से हिमालय देखो 6,000 मीटर ऊंचा भाई साहब। यूं देखोगे मुंह मुंडी तुम्हारी मुंडी टूट के पड़ जाएगी, तुमको पीक नहीं दिखेगी। 6 किलोमीटर भाई, 6 किलोमीटर है ना। इसमें सारी की सारी भारत जो है प्रोमिनेंट हिमालयन पीक आ जाती है किसमें, वेस्टर्न साइड वाले ग्रेटर हिमालय में। यानी तुम अपनी माउंट एवरेस्ट देख लो, कंचनजंगा देख लो, ये सारी की सारी इसमें आती है, क्योंकि सब ऊंची ऊंची है, इसलिए उसको ग्रेटर हिमालय हम बोलते हैं। अच्छा जी, चलो 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 आगे चलो। ये देख लो, ये देख लो, नक्शे में भी दिखा दिया यहाँ पे। तो ये देखो, ये जो एक लाइन तुमको दिख रही है ना, ये वाली लाइन जो कट रही नहीं कहीं पे भी है ना, एकदम सीधी चल रही है बीच में बिना कटाव के, इसको बोलते हैं अपन ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय जो है ना, वो ग्रेट हिमालय लगभग लगभग एकदम सीधे फैले में, बीच में कटे फटे नहीं है वो, और ऊंचे भी बहुत है। और स्टार्टिंग होती है हमारी शिवालिक के साथ में, है ना, शिवालिक के साथ में, फिर लेसर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, और उसके बाद में ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या कि भाई ग्रेटर हिमालय के पार वाले हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार, पार 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 पार, उसके पार, है ना। चांद के पार चलो आज मेरे यार चलो, वो गाना नहीं सुना क्या तुमने, चांद के पार चलो, मतलब कि भाई चांद पे भी नहीं रुकना मेरे को तू चांद से भी आगे लेके जा, मंगल ग्रह पे। तो उसी तरीके से मेरे को ग्रेटर हिमालय पे नहीं रुकना, तुम उसके मेरे को पार लेके जा, यानी कि तू मेरे को ट्रांस हिमालय में लेके जा। ठीक है, ट्रांस हिमालय कोई नाम नहीं होता, ट्रांस हिमालय का मतलब ग्रेटर हिमालय के आगे पार। यहां से उड़ रहे हैं, सबसे पहले शिवालिक मिलेगा, उसके बाद लेसर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, और फिर ट्रांस हिमालय। इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। और ग्रेटर हिमालय को ग्रेटर हिमालय इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा चौड़ा है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात बोल दी भैया तो आपने। The folds of the Great Himalaya are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is perennial snow-bound and number of glaciers descend from this range. तो क्या बोल रहा है भाइयों कि जो फोल्ड होते हैं ना इसके हिमालय, फोल्ड का मतलब कि भाई फोल्ड माउंटेन का मतलब ये होता है कि माउंटेन यूं है, ठीक है, एक तो यूं चल रहा है, यूं चल रहा है एकदम सीधा। देखो तुमको एकदम लग रहा है ना कि यार वाह भाई ये तो लहर से बना दी तुमने, एकदम बढ़िया चीज बना दी। हाँ, लेकिन हिमालय इस तरीके से बढ़िया नहीं है, तो फिर ये एसिमेट्रिकल है। मैंने जो बनाया वो तो सिमेट्रिकल है, यानी तुमको एक डिजाइन दिख रही है, लेकिन हिमालय ऐसा कई जगह तो ऐसा है, फिर ऐसे 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 हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, कई जगह इस तरीके का फोल्ड है, कई जगह इस तरीके का फोल्ड है। तो ये अलग टाइप से बना हुआ है एसिमेट्रिकल, क्योंकि भाई ये आदमी ने किसी ने वो क्या बोलते हैं, वो अपने जो मिस्त्री बनाते हैं ना, वो लेके आएंगे क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट लेके आएंगे, और फिर उसके ऊपर वो एक ऐसे आता है, वो ऐसे डालेंगे, फिर ऐसे ऐसे रगड़ के, है ना, लिपाई करते हैं। तो वो सिमेट्री में नहीं हो रही ना, ये तो प्रकृति में भिड़बड़ा के बना के, इधर कैसे बना, ऊपर उठ रहा है कुछ, कभी कभी नीचे गिर रहा है, तो भाई सिमेट्री नहीं है इसमें। ऊंचा कहीं पे ज्यादा, कहीं पे टेढ़ा, कहीं पे ऐसे ऐसे झुका हुआ, कहीं पे ऐसे झुका हुआ, तो एसिमेट्रिकल है। और उसके अलावा ये ग्रेनाइट से बना हुआ, किससे बना हुआ भाई, ग्रेनाइट से बना हुआ। इट इज पेरेनियल स्नो बाउंड, यानी कि पेरेनियल स्नो का मतलब होता है कि इस पे भाई साहब हजारों सालों से बर्फ जमी हुई है, जो कभी भी पिघलती नहीं है। पेरेनियल उसी को बोलते हैं, पेरेनियल उसी चीज को बोलते हैं जो कि हमेशा रहे। तो इसमें बहुत 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 हजारों सालों पुरानी बर्फें आज भी जमी हुई है ना। एंड द नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। तो ग्लेशियर किसको बोलते हैं कि भाई बर्फ की पूरी नदी होती है। ग्लेशियर के बारे में शायद हम पढ़ चुके ऑलरेडी, अगर पीछे से पढ़ते आ रहे हो, मैंने दिखाई भी थी नदियां कैसे चलती है ग्लेशियर वाली, बहुत मजा आया था उस क्लास में, तो इसमें भी मजा आ रहा है वैसे। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स, अरे भाई क्या हो गया, नहीं चाहिए भाई कैलकुलेटर, कोई सी सेट थोड़ी पढ़ रहे हैं। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and it's known as हिमाचल और लेसर हिमालय। तो मैंने बताया ना कि जो हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय, दिस इज द ग्रेटर हिमालय, दिस इज द ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे वाली जो है ना, इसको बोलते हैं हम लेसर हिमालय। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक तो ऊपर वाले जितना ऊंचा भी नहीं है, ठीक है, और बीच बीच में छोटा टूटा हुआ भी, यानी बीच बीच में बहुत छोटी पहाड़ियां, फिर ऊंची पहाड़ी आ गई, फिर वापस छोटी आ गई, फिर ऊंची आ गई, फिर और छोटी ऊंची, ऐसा स्टेप भी बन जाता है एक नाचने का। यो 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 लेसर हिमालय यो, समझ गए बात को। हाँ, आगे देखें, देखो, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। द एल्टीट्यूड varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width of 50 kilometer, while Pir Panjal range forms the longest and the most important range. The Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. तो बोल रहा है कि भाई साहब ये जो है ना, यहाँ पे क्या हुआ था लेसर हिमालय में, लेसर हिमालय के बारे में ये बोला जाता है कि जो ग्रेटर हिमालय है वो बड़ा जब ऊंचा हो रहा था ना, ऊंचा हो रहा था और ऊंचा जा रहा था और ऊंचा जा रहा था, वो प्लेटें आपस में भिड़ रही थी और ऊंचा उठ रहा था। तो ऐसा नहीं होता कि हम भी कोई चीज मतलब वो ताश के पत्ते जचाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, या गिलास जचाते हैं, पानी पीने के गिलासों को जचाते हैं, तो एक हाइट के बाद में ऊपर वाला गिलास गिर जाता है क्योंकि बैलेंस नहीं बना पाता। तो इसके बारे में ऐसा बोलते हैं, इस लेसर हिमालय के बारे में, कि जब ग्रेटर हिमालय ऊंचा हो जा रहा था ना, हो जा रहा था, तो ऊपर इतना ऊंचा हो गया कि उसके ऊपर के टुकड़े टूट टूट के नीचे गिरे इस साइड में, और उन टुकड़ों के गिरने से भाई एक और पहाड़ बन गया, उसको हम लेसर हिमालय बोलते हैं। बताओ
टुकड़ों के गिरने से। तुम समझ सकते हो कितने भारा काम हो रहा है वहां पे कि एक पहाड़ के टुकड़े गिर रहे हैं, उससे दूसरा पहाड़ बन जा रहा है, पूरा पहाड़ों की रेंज बन जा रही है। तो ये बन गया लेसर हिमालय हमारा। और इसी वजह से क्योंकि ये टुकड़े नीचे गिरे थे, फिर वो कंप्रेस हुए थे टाइम के साथ, हो गए करोड़ों साल हो गई, तो कंप्रेस होकर वो एक के ऊपर गिरे, तो एक पहाड़ सा बन गया। और इसलिए बीच बीच में उसके जगह भी देखने को मिलती है। कंटिन्यूस सीरीज नहीं है ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय, ये तो कंटिन्यूस सीरीज है, लेकिन ये वाला जो है लेसर हिमालय कंटिन्यूस नहीं है, इसमें बीच बीच में टुकड़े भी मिलेंगे, बीच बीच में जगहें भी मिलेगी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। तो जो लेसर हिमालय है उसी में हमको कश्मीर वैली भी मिलेगी। लेसर हिमालय की मेन जो रेंज है, इनको याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर हिमालय है ना, लघु हिमालय की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां, उनका नाम क्या है? धौलाधर है एक तो, और एक महाभारत है। ये महाभारत वो नहीं है, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, वो नहीं है, बल्कि ये महाभारत पहाड़ी का नाम है। ठीक है, कौन कौन सी? धौलाधर और महाभारत। पूछे कभी एग्जाम में कि भाई धौलाधर और महाभारत किस माउंटेन रेंज के पार्ट है, तो वो है हिमालय के। कौन से हिमालय के? लेसर हिमालय के। ठीक है। और कश्मीर की वैली, वैली का मतलब क्या होता है? देखो वैली का मतलब क्या है? वैली का मतलब ये है कि ये जैसे देखो, ये एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, तो इसके बीच में जो जगह है ना, यहाँ पहाड़ नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम घाटी। जैसे एक पहाड़ यहाँ से जा रहा है, ये पहाड़ ऊंचा है, और दूसरा पहाड़ यहाँ पे ऊंचा है, लेकिन बीच वाली जगह ऊंची नहीं है, तो इधर ऊंचा, बीच वाली जगह घाटी हो गई, गहरी है ना, समतल, तो उसको घाटी बोलेंगे। तो कश्मीर भी ऐसा है, कश्मीर में बीच में जगह है, दोनों साइड पहाड़ है, तो उसको बोलते हैं हम कश्मीर वैली। वो भी किसका पार्ट है? लेसर हिमालय का। किसका पार्ट है मित्रों? लेसर हिमालय का। द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ये भी लेसर हिमालय का पार्ट है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। तो यहाँ लेसर हिमालय में क्योंकि इतना ऊंचा ये नहीं है, अब बड़े वाले हिमालय पे तो जाना बड़ा मुश्किल है, कोई क्या बोलते हैं उसको, खतरों का खिलाड़ी जा सकता है, 6-6 किलोमीटर ऊंचा है वो, तो 8-8 किलोमीटर ऊंचा है। यहाँ ये इतना ऊंचा नहीं है, तो यहाँ पे लोग, नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो हिल स्टेशन जो होते हैं ना, जहाँ पे जाके लोग फोटो खींचते हैं, अरे बादल उतर गए, देखो बादल उतर गए, अरे 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 देखो, अंग्रेज जहाँ पे जाके टाइम पास करते थे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उनको बोलते हैं हिल स्टेशन। तो वो लेसर हिमालय में ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा जी, ओके। तो कौन कौन से ये याद कर लेना नाम इनका, कुल्लू वैली, कश्मीर वैली, महाभारत, धौलाधर। धौलाधर और महाभारत तो रेंजेस, माउंटेन रेंजेस के नाम है, लेकिन ये जो ना कश्मीर वैली और ये हिमाचल प्रदेश का कुल्लू वैली, ये वैलीज के नाम है, यहाँ पे हिल स्टेशन भी है। ठीक है, ओके। मसूरी भी उधर ही भाई साहब। अण जावा मजदूरी नु, आण जान दी पसूरी नु, शहर बने हाँ तेरी, नूरी नु। नैनीताल भी उधर ही मिलता है, रानीखेत भी उधर ही मिलता है। जब मैं बढ़िया बढ़िया नाम जो अपन ने सुने ना, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, हालांकि मैं तो कभी गया नहीं हूँ, तुम गए हो तो बताना कैसे हैं। देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे भाई अच्छा नहीं लगता जाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भाई बारिश के टाइम पे तो बहुत मैं ऐसे लैंडस्लाइड की न्यूज़ देखता हूँ ना भाई। अपना राजस्थान ही ठीक है, राजस्थान का जो लैंड है ना, वो अधिकतर, मैं जिस साइड रहता हूँ रावली ज़्यादा है, तो भाई इधर तो कुछ गिरता विरता नहीं, कितनी बरसात हो जाओ पानी भी नहीं भरता। उधर का देखता हूँ भाई, पूरी की पूरी हाईवे नीचे जा रही है, ओ भाई रास्ते इतने खतरनाक है, यूट्यूब पे देखे मेरे भाई, मेरी हिम्मत नहीं होती जाने की वहां पे, मैं तो नहीं जाऊंगा, है ना। चलो देखते हैं आगे। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, विड्थ, और भाई क्या हो गया, कहाँ गया, ऑफ 10 to 15 किलोमीटर एंड हैव एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 मीटर। भाई क्या बोल रहा है भाई साहब कि ग्रेटर हिमालय जो थे वो तो बहुत ऊंचे थे, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर ऊंचे थे, और कितने चौड़े कितने थे, 400 से लेके 150 किलोमीटर चौड़े थे। लेकिन फिर हमने लेसर हिमालय की बात किया, तो लेसर हिमालय की ऊंचाई कितनी होगी, 3 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी इनकी 100 किलोमीटर के लगभग। और अब जो हम देख रहे हैं, जो कि हो गए हमारे कौन से, शिवालिक। शिवालिक कितने हैं? शिवालिक भाई साहब 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर ऊंची है, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 40-50 किलोमीटर, बस इतना। तो कम होते जा रही है इधर धीरे धीरे, जैसे हम भारत की तरफ आए जा रहे हैं, हिमालय से भारत के मैदानों की तरफ आए जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ऊंचाई भी कम हो जा रही है और चौड़ाई भी कम हो जा रही है। तो अब हम आगे कहाँ पे आगे भाइयों, शिवालिक में। जैसे मान लो ये भारत है, ये भारत है भाई साहब, ये नीचे से भारत की मैंने पूंछ बना दी, मतलब नीचे वाला हिस्सा जो भारत का वो बना दिया। तो यहाँ से तुम जाओगे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा शिवालिक जो कि कम ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद आएगा लेसर हिमालय, ठीक है। उसके बाद आएगा ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आएगा ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के पार चलो, ठीक है। तो याद रखना, भारत की तरफ से अगर ऊपर जाएंगे अपन, चीन की तरफ जाएंगे, है ना, भारत की तरफ से ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें आएगा शिवालिक, उसके बाद में लेसर हिमालय, उसके बाद में ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में ट्रांस हिमालय, ठीक है, याद होगी, ठीक है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya ranges located further north। तो बोला कि जो शिवालिक है ना, वो कैसे बनी कि भाई जो ग्रेटर हिमालय की पहाड़ियां थी ना, वहां पे नदियां बहती थी, और नदियों ने उन पहाड़ियों को तोड़ के उनके साथ कचरा लेके आई। मतलब खुद हिमालय कैसे बना भैया, कि समुद्र के अंदर जो कचरा था वो, क्योंकि प्लेट टकराई, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो वो कचरा ऊपर उठ के हिमालय बन गया। अब उस कचरे को भी जब नदियां काट के लाई है, तो वो कचरे को काट के लाई नदियां इकट्ठा किया, तो उस इकट्ठे हुए कचरे से और एक और पहाड़ बन गया, उसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज, है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये सेडिमेंट से बना हुआ जो रिवर्स लेके आई थी ऊपर से। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम।
क्या बोल रही है कि इसमें जो एक मिट्टी मिलती है एलुवियल सोइल, है ना, क्योंकि यहाँ ये नदियों ने लाए हैं, ऊपर से पहाड़ों को काट काट के लाए हैं, तो नदियां जो कोई भी चीज को लाती हैं तो उसको पतला कर देती है, जैसे जैसे आगे लेके जाएगी उसको पीसती भी चलेगी, है ना, अपने अंदर पीसती पीसती चलेगी। तो नदियों ने इकट्ठा किया, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक सोइल मिलती है, इसको बोलते हैं एलुवियम। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। तो देखो ये हमारा कहाँ गया, ये लेसर हिमालय है और ये शिवालिक है, इनके बीच में जो ये वैली है ना, ये बीच में जो वैली है, बीच में जगह है, इनको हम दून बोलते हैं, दून। और आपने बहुत सारा सुना होगा देहरादून, है ना, और कौन सा पाटली, कोटली दून, कोटली दून है क्या, हाँ, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारी के सारी दून्स के एग्जाम्पल है, जो किसके बीच में मिलती है, शिवालिक के बीच में और लेसर हिमालय के बीच में। तो आज पता चला देहरादून को देहरादून के बोलते, क्योंकि वो दून एक अलग शब्द है, देहरा तो उस दून का नाम है, दून किसको बोलते हैं, जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलती है, उनको बोलते हैं अपन दून, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो अगर पूछे आपको कि भाई पाटली दून कहाँ पे है, तो पाटली दून लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच की वैली है, ठीक है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अभी तक तो हम जो हिमालय को बांट रहे थे वो कैसे बांट रहे थे, ऊपर से नीचे की ओर आते हुए, ऐसे कि ये आएगा उसके बाद ये आएगा उसके बाद ये आएगा। लेकिन अब इसका एक तरीके से और डिवीजन किया गया, एक तरीके से और विभाजन किया गया। वो कैसे कि भाई इस हिस्से वाले हिमालय को देखेंगे ये क्या है, फिर इस वाले को देखेंगे क्या है, फिर इस वाले को देखेंगे क्या है, यानी इधर से हम इधर चलेंगे, इधर से हम इधर चलेंगे, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे और बताएंगे कि भाई इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हिमालय को अलग नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक हिमालय को अलग नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक अलग नाम दे दिया। अभी समझ में नहीं आ रहा तो अभी समझ में आएगा जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा। These divisions have been demarcated by river valley। तो ये किस आधार पे किए गए कि कौन सी नदी किधर से बहती है, उसके आधार पे हमने हिमालय के इधर से उधर चलने वाले हिमालयों का भी नाम दे दिया। अभी मैं दिखाता हूँ इसका एग्जांपल, रुकना। फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। पढ़ लें एक बार, उसके बाद मैं डायग्राम में दिखा के, उसमें चार्ट में दिखा के, क्या बोलते हैं, मैप में दिखा के एकदम समझा दूंगा। तो जो सतलज है और इंडस नदी के बीच वाले हिमालय को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, बट इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। तो इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं, इसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज द कुमाऊं हिमालय। तो आगे और चलेंगे तो कुमाऊं हिमालय आ जाएगा। द काली एंड तीस्ता रिवर के बीच वाले को बोलेंगे नेपाल हिमालय, और पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो फॉर दिस ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, तो अब हम देख लें मैप पे कि किस तरीके से कौन सा हिमालय बता रहा है, ये कैसे बता रहा। चलो देखते हैं। तो मित्रों ये आ गए हम मैप पे, कुछ नक्शे लेके आऊँ तुम्हारे लिए मैं, सोने सोने नक्शे। हाँ जी, ये रहा देखो, ठीक है। तो ये भारत का नक्शा तुम्हें दिखाई दे रहा है, भारत, ये हमारा प्यारा भारत। अरे भाई कौन सा रंग है ये लाल रंग लेता हूँ। ये देखो, ये हमारे प्यारे भारत का यहाँ पे नक्शा है, ठीक है, ये नक्शा है। ये भारत तुमको समझ में आ जाए तो ये लो भाई, ये भारत का पूरा मैप है, आगे तक जा रहा है, ठीक है ना, आगे तक ये जा रहा है। अब हिमालय को हमने कैसे बांटा है, इस तरीके से। यहाँ से देखो कौन सी नदी निकल रही है, मैं कौन सा कलर लूँ, यहाँ पे बढ़िया वाला कलर ले लेता हूँ एक मैं, जो तुमको दिखाई दे, ब्लैक ले लेता हूँ, डन। तो देखो ये जो नदी निकल रही है ना, ये वाली मोटी वाली, मेरा मोटा ब्लैक लाइन को देखना तुम, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है इंडस, यानी कि इंडस रिवर, सिंधु नदी, है ना, ये वाली रिवर। तो यहाँ से ये इंडस नदी निकल रही थी, और उसके थोड़ा और आगे जाएंगे वेस्ट में, इस साइड में जाएंगे, और तो यहाँ पे ये सतलज रिवर आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय पड़ता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ हिमालय पड़ता होगा, है ना, तो हमने बोला इस इंडस और सतलज नदी के बीच वाले हिमालय को हम नाम देंगे क्या, पंजाब हिमालय। प्यार से हम इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय बोलते हैं, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे तो देखो इंडस थी और सतलज थी, अब सतलज तो यहाँ पे है ही, इसके आगे काली रिवर और आती है, क्या आती है, सतलज के आगे काली रिवर और बहती है, ऊपर हिमालय से आती है, नीचे आती है। तो हमने बोला कि भाई साहब ये सतलज और काली रिवर के बीच वाला जो ये हिमालय है ना, सतलज और काली रिवर के बीच वाला जो हिमालय है, इसको हम बोलेंगे कुमाऊं हिमालय। क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय तो वैसे भी याद रख सकते हो कि कैसे कुमाऊं कैसे काली, तो सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि काली के आगे रिवर आती है तीस्ता रिवर, यहाँ पे देख रहे हो, ये तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर है। तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच वाला जो हिमालय है, ये काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच वाला हिमालय, इसको हमने बोला नेपाल हिमालय। क्यों, क्योंकि नेपाल भी देखो यहीं पे पड़ता है, नक्शे में देखोगे तो नेपाल यहाँ से पड़ता है, यहाँ से पड़ता है ना। तो काली और तीस्ता के बीच वाले हिमालय को हमने बोला नेपाल हिमालय। ओके, यस। और उसके बाद में हम आगे जाएंगे तो आगे हमें ब्रह्मपुत्र दिहांग नदी मिलेगी, देखो दिहांग नदी ये रही। तो इसके बीच वाले जो हिमालय है, ये वाला जो हिमालय, इसको हमने बोला आसाम हिमालय। तो समझ गए। अब हम इधर से लेके उधर जा रहे हैं, इस तरीके से हिमालय को बांट रहे हैं। पहले हमने ऊपर से नीचे बांटा था कि ऊपर ऊपर तो ट्रांस हिमालय था, उसके नीचे ग्रेटर हिमालय था, उसके नीचे लेसर हिमालय था, उसके नीचे शिवालिक था। लेकिन अब हम इधर वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, सबसे पहले इंडस रिवर आती है, उसके बाद सतलज आती है, उसके बाद में काली आती है, उसके बाद में तीस्ता आती है, ठीक है, उसके बाद दिहांग आती है। तो हमने बोला कि साहब इंडस और सतलज के बीच वाला हिमालय को हम पंजाब हिमालय बोलेंगे, प्यार से इसको कश्मीर हिमालय बोल देते हैं, हिमाचल हिमालय बोल देते हैं। और हमने बोला कि कुमाऊं, सॉरी,
हमने बोला कि सतलज से लेके काली रिवर के बीच वाले हिमालय को हम बोलेंगे कुमाऊं हिमालय, जो कि ये है। और उसके बाद हमने बोला कि काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर वाले बीच के हिमालय को हम बोलेंगे नेपाल हिमालय, जो कि ये है। और फिर बोला कि तीस्ता रिवर, ये वाली तीस्ता रिवर, इससे लेके दियांग रिवर के बीच वाले हिमालय को हम बोलेंगे आसाम हिमालय। तो इस तरीके से बांटा गया है। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें कि एनसीईआरटी वाले ने क्या बोला है, ठीक है। अच्छा, the Brahmaputra makes the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Hang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India. They are known as Purvanchal और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो क्या होता है, ये हिमालय ही है ना भाई साहब, आगे जाके है ना। ये देखो, ये हमारा भारत है। मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बार, मुझे इसको मिटाना ही होगा, ठीक है। ये मिटा दिया मैंने। तो क्या हो रहा है, यो हमारा भारत है और यो हिमालय भाई, यो हिमालय यूं चल रहा है, यहाँ से यूं चल रहा है, फिर आगे जाके हिमालय मुड़ जाता है, यूं है ना, यूं मुड़ जाता है, ठीक है। तो यूं मुड़ेगा ना, ईस्टर्न साइड में मुड़ गया, किधर, वेस्ट से ईस्ट गया हिमालय, और फिर आगे जाके ईस्ट में घूम गया। तो इस ईस्ट में घूमने को हम बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। और यही जो हम आसाम की, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां देखते हैं ना, वो हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से घूमती है, घूम के भारत में घुसती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से घूमती है, वहां पे हिमालय का लास्ट पार्ट है, जहाँ से हिमालय घूम जाते हैं। फिर खुद हिमालय भी घूम जाते हैं, किस साइड में घूम जाते हैं, नीचे की साइड में। ओके, इस तरीके से हिमालय का सिस्टम है। अभी दिखा भी दूंगा मैं नक्शे पे। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone, which are sedimentary rocks covered with dense forest, and they mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises the Patkai Hill, Naga Hill, Manipur Hill, and Mizo Hill. तो पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो, ये नाम याद कर लेना भाई। ये अपने नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, वहाँ के मेन जो पहाड़ है, उनके नाम है पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो। किसके भाग है, ये भी हिमालय के भाग है। और ये पैरेलल चलते हैं अपने, मतलब एक के पीछे एक चलते रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, हम साथ साथ हैं, इस तरीके से। तो याद किया तुमने, पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर हिल, किसका नाम है ये है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का नाम, जो कि हिमालय के भाग है। और ये अधिकतर सैंड स्टोन से बने हुए, किससे बने हुए, सैंड स्टोन यानी चूना पत्थर से। और यहाँ पे बहुत सारे जंगल मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे सबसे ज्यादा हरियाली भारत में वही देखने को मिलती है। तो ये हिमालय वाला हमारा पोर्शन हो गया भाई साहब खत्म, ठीक है, खत्म, खलास, गया, टाटा, बाय बाय। अब बात करते हैं हम नदन प्लेन्स की। प्लेन्स के बारे में शायद हम पहले भी पढ़ चुके, पहले वाली क्लास में पढ़ चुके। प्लेन्स कुछ नहीं होता, जमीन होती है सीधी, फ्लैट। अब देखो, पहाड़ तो यूं होते हैं, तो पहाड़ पे तुम क्या ही कर लोगे, इतने ऊंचे पहाड़ में ना साइकिल चला सकते हो, ना गाड़ी चला सकते हो, ना खुद चढ़ सकते हो। लेकिन जमीन अगर पहाड़ नीचे जाके ऐसे सीधी हो जाए, तो भाई इस पे तो खेती भी हो सकती है, इस पे तो मकान बना के भी रह सकते हैं, इस पे तो गाड़ी भी चला सकते हैं। तो हिमालय के जस्ट नीचे आएंगे ना, तो हमको प्लेन मिलेगा एरिया, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश और उस साइड में। मैं तुमको दिखा दूं क्या, ये हर बार लोड होता है, एक तो समस्या ये है। तो ऊपर बात की भैया हिमालय की, देखो यहाँ पे तो हमको हिमालय देखने को मिलेगा, है ना। ये तो ऊबड़ खाबड़ एकदम ऊंचे नीचे, क्या ही कर लोगे यहाँ पे, कुछ कर सकते हो बताओ, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते भाई, जिंदगी झंड है यहाँ पे तो। हाँ, लेकिन जैसे पीछे आओगे ना तुम, पीछे आओगे, देखो अब तुमको प्लेन एरिया दिखने लग गया, ये देखो, अरे भाई क्या बात है। हाँ, ये प्लेन एरिया आ गया, देखो पहाड़ है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे रोड भी बन सकते हैं, यहाँ पे रह भी सकते हैं लोग, है ना। देखो हेल्थ केयर, गुप्ता धाम सोनभद्र लोकेशन, लोगों के मकान भी हैं यहाँ पे। तो प्लेन एरिया नीचे आओगे तो नीचे की साइड में मिल जाएगा। लेकिन नीचे आने का मतलब ये नहीं कि हम साउथ में पहुंच गए, क्योंकि भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, भारत यानी कि हमारे देश इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो मित्रों, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो स्क्रीन राइट में चला लेता हूँ। मैंने जैसा तुमको बताया था, मैंने जैसा तुमको पहले भी बताया था कि दिशाओं का ज्ञान किस प्रकार से होता है। दिशाओं का ज्ञान कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर मैं एक लाइन खींचूं, आजा, आ गया, एक लाइन में यूं खींचूं, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, तो ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो ये नॉर्थ साइड ही माना जाएगा, यहाँ पे है वो सारे मैदान यहाँ पे, तो ये नॉर्थ की साइड में ही माना जाएगा, है ना, नॉर्थ साइड में ही माना जाएगा। तो ऊपर नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में तो हिमालय है, और उसके नीचे ये सारे मैदान फैले हुए हैं, है ना। ओके, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इन मैदानों के बारे में, जहाँ पे खेती वेती की जाती है, जहाँ पे अपनी फसलें उगाई जाती है, जहाँ से हमको खाने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती है। The northern plains have been formed by the interplay of the three major river system, namely Indus, Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. तो ये नदन प्लेन कैसे बने, पहले क्या हुआ करता था किसी जमाने में, कि जब हिमालय बना था तो यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा था, यूं बहुत भारी खड्डा था, ये 5-4 किलोमीटर गहरा खड्डा था। लेकिन जब हिमालय से नदियां आई, तो अपने साथ वो पत्थर वत्थर भी लाई, तो उन्होंने पत्थर यहाँ भरने स्टार्ट कर दिए, पत्थर मिट्टी भरना स्टार्ट कर दिया, और करोड़ों साल तक वो लाई, तो इस पूरे खड्डे को भर के एकदम बराबर, एकदम बढ़िया तरीके से पतली बारीक जो चट्टाने काट के लाई, उसको भर दिया, तो यहाँ पे बढ़िया मिट्टी जमा हो गई, है ना, और फिर बराबर हो गई। तो फिर ये बन गया अपना क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो किसने बनाया इनको, इनको बनाया गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी के जो सिस्टम है, उनने मेनली सारे के सारे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया है, ठीक है। नदियों से ही बनते हैं हमेशा, मैदान जो बनते हैं वो नदियों से ही बनते हैं।
और क्योंकि मैदान भी बाद में बने थे, खड्डा था, उस खड्डे को भर के बने, तो ये भी एकदम नया स्ट्रक्चर है। अगर हम तुलना करेंगे इसकी अरावली के साथ में, या फिर इसकी तुलना हम करें जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, प्रायद्वीपीय पठार है जो हमारा महाराष्ट्र साइड का, उससे तुलना करें तो ये बहुत नया स्ट्रक्चर है। नदर्न प्लेन्स जो है, उत्तरी मैदान, बहुत ज्यादा नए स्ट्रक्चर है। नए का मतलब ये नहीं 5-10 साल पुराने, करोड़ों साल पुराने, लेकिन तुलनात्मक रूप से नए हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। इसमें जो है एल्यूवियल सॉइल मिलती है। एल्यूवियल सॉइल को हिंदी में बोलते हैं भाई साहब, मेरे को याद आ जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाए, नहीं तो मैं ट्रांसलेट चालू कर लूंगा, क्या दिक्कत है। एल्यूवियल सॉइल को बोलते हैं हिंदी, मेरे को याद तो था, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी से बने हुए हैं एल्यूवियल सॉइल। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये उपजाऊ मिट्टी से बने हुए, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेती की जाती है, और लोगों के लिए अनाज वनाज उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है, इस तरीके की चीज़ें उगाई जाती है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। तो क्या बोल रहा है भाई साहब कि जो पहाड़ों पे से काट के लाई है नदियाँ बहुत सारी मिट्टी को, और करोड़ों सालों तक उसमें जमा किया खड्डे में, तो उससे जाके हमारे प्लेन बन गए, जैसा मैंने अभी समझाया था। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है ये। यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि एक तो मैदान है, रहना आसान है, वहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, साइकिल चला सकते हो, खुद चल सकते हो, खेती कर सकते हो, नदियाँ भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। द प्लेन बिगन अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग and 240 to 320 kilometer broad. It is densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. It is एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये भाई साहब 2400 किलोमीटर तो लंबा है, ये प्लेन अपना है ना, मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है, और 240 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है, इसलिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, और खूब सारी खेती वेती की जाती है। ये देखो, ये रहा हमारा मैदान, और यहाँ पे ये खेती की जा रही है ना, दिख रहा? हाँ भाई, दिख तो रहा। द नदर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में नदर्न प्लेन्स को बांटा गया। नदर्न प्लेन कौन से? ये वाले जो हमारा यहाँ पे हमने देखा ना, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देता हूँ मैं, उसमें उसमें तुमको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। 3 सेक्शन में इसको बांटा गया। पहले हम सेक्शन पढ़ लें, उसके बाद में फिजिकल मैप में तुमको दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा तुमको। गूगल मैप में इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैप रंग बिरंगा है। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये कहाँ? हाँ, ये रहा। नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट हमने बताया ना, भारत के लिए मैंने ऐसे लाइन खींची थी कि इस साइड का एरिया वेस्ट होगा, इसका ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो इस साइड वाले प्लेन की बात कर रहा है, ये पंजाब प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, क्योंकि इधर से इंडस नदी निकलती है, अभी देखेंगे हम, इंडस नदी इधर से निकलती है, तो वो इंडस नदी से पंजाब प्लेन बने वेस्टर्न पार्ट में, भारत के पश्चिमी हिस्से में जो मैदान बने उनको हम पंजाब के मैदान बोलते हैं, और वो इंडस यानी कि सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए। द लार्ज पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। तो इंडस और पंजाब प्लेन का अधिकतर पार्ट पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि अगर हमारे भारत को आप देखोगे तो भारत कुछ इस तरीके से है, और पंजाब जो यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है पंजाब, लेकिन पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में, बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया था, पूरा पंजाब हुआ करता था, लेकिन अधिकतर हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में। तो इस पंजाब प्लेन का ज्यादातर हिस्सा कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में। लेकिन इंडस नदी को तो पता नहीं है ना कौन सा पाकिस्तान होगा, कौन सा हिंदुस्तान होगा, उसने तो सारा ही बनाया था, इसलिए सारे को हम पंजाब प्लेन बोलते हैं। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन चीज को याद कर लेना भाई, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इंडस नदी की सहायक नदियां हैं। इन्होंने मिलकर बनाया ये मैदान। ओरिजिनेट होती है हिमालय से, हिमालय से नदी निकलती है अधिकतर उत्तरी भारत की नदियां। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। तो ये सेक्शन जो है, इसमें दोआब बहुत ज्यादा है। दोआब किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो नदियां मिल जाती है ना, उसको दोआब बोलते हैं। तो बहुत सारी जगह यहाँ पे ऐसी जहाँ पे दो नदियां मिलती है, और एक जगह तो ऐसी है भाई साहब जहाँ पे 5 नदियां मिल जाती है। बताओ, 5 नदियां, उसको क्या बोलते हैं? पंजाब। दो नदी मिलती है, आप दोआब बोलते हैं, तो भाई 5 मिलती है, उसको पंजाब बोलते हैं। तो पंजाब का नाम इसीलिए पंजाब बना हुआ है, क्योंकि उसमें 5 नदी मिलती है। समझ गए बात? दोआब मेड ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर, यानी 2 वाटर बॉडी जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं दोआब, है ना। और वो बहुत फर्टाइल रीजन होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी नदी है, इतना पानी है, इतनी सारी मिट्टी लेके आएगी, इतना पानी लेके आएगी, तो भाई बढ़िया तरीके से वहां पे खेती हो जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा, सिंपल है ज्योग्राफी। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। तो ये तो पंजाब प्लेन की बात कर दी, उसके बाद में यहाँ बात करें गंगा प्लेन की, तो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा है? गंगा प्लेन है। कौन सा प्लेन है? गंगा। गंगा के मैदान। यहाँ पे मेन नदी कौन है? गंगा। फिर उसकी सहायक नदियां भी होती है। देखो, एक तो होती है मेन नदी, जो नदी सबसे बड़ी होती है उसको तो हम बोल देते भाई ये तो मेन नदी है।
फिर उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही है उनको हम बोलते हैं भाई ये तो ट्रिब्यूटरी है ना। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, सहायक नदियाँ। तो गंगा की बहुत सारी सहायक नदी और गंगा नदी उन्होंने मिलकर बनाया हुआ गंगा का मैदान, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, घग्गर नदी से लेकर तीस्ता रिवर तक फैला हुआ है। अभी हम देखें भी मैप में, पहले पढ़ लेते हैं। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। हरियाणा में फैला हुआ है भाई, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो हरियाणा से चल के और वेस्ट बंगाल तक जाता है गंगा का मैदान, क्योंकि गंगा खुद भी उधर से चल के आगे तक जाती है ना। गंगा हरियाणा से नहीं जाती, लेकिन फिर भी गंगा ने हरियाणा में मैदान बना दिया, क्योंकि नदी जहां से निकलती है वहीं पे काम नहीं करती, उससे दूर दूर तक काम होते हैं उसके। ओके। आसाम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। आसाम में ब्रह्मपुत्र प्लेन क्यों है, क्योंकि आसाम देखो, ये जो हमारे भारत का अगर मैं नक्शा बनाऊं, थोड़ा सा जल्दी से बना दो। ओके, तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, फिर यहाँ से घूम के इधर आसाम में से होती हुई आती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आ रही है, तो यही बनाएगी ना यहाँ के प्लेन को। लेकिन यहाँ से गंगा आती है और गंगा यूं जाती है और यूं फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो भाई ये गंगा यहाँ से निकलेगी तो यहाँ वाले प्लेन को गंगा बनाएगी, है ना। इधर से निकली इंडस रिवर, तो पंजाब वाले प्लेन को इंडस रिवर बनाएगी। तो इसलिए जो नदी जहाँ से निकलती है वहाँ के प्लेन को वही बनाती है। तो आसाम से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी ने वहाँ के मैदानों को बनाया। ठीक है। The northern plains are generally described as flatlands with no variation in its relief. It is not true. These vast plains have also diverse relief feature. According to the variation in relief feature, the northern plains can be divided into four regions. The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in narrow belt of about 8 to 16 km in width, laying parallel to the slope of the Shivaliks. It is known as Bhabar. ऑल द, ये भाबर और भांगर और ये खादर, ये तुमको याद करा दूंगा अभी, मेरे को ना 2 मिनट। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। अभी पढ़ लो, मैं फिर तुमको समझाऊं क्या बोल रहे हो। Bhabar belt, south of this belt, the streams and rivers remerge and create a wet, swampy and marshy region known as Terai. This was thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create an agricultural and to settle the migrants from the Pakistan partition locate बावड़ी बात कर रहा। अब देखो क्या बोल रहा है हो। इससे पहले तो मैं तुमको दिखा देता हूँ कि नदियाँ का जो हमारा मैदानी क्षेत्र बताया ना मैंने, उसको मैं नक्शे में दिखा दूँ एक बार, जो मैंने ऊपर पढ़ा। फिर उसके बाद मैं तुमको ये बताता हूँ कि भाबर वाबर क्या नाटक है, क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा। चलो नदियों का हम कुछ देख लेते हैं हिसाब किताब। आ जाओ, कहाँ पे है फिजिकल मैप, कहाँ है हमारा। हाँ, तो देखो यहाँ वाला जो ये इतना इतना वाला हिस्सा है ना, इसको तो बोला था ये पंजाब के मैदान। जो इंडस रिवर यहाँ से निकल रही है ना, इसने पंजाब के सारे मैदान बनाए। उसके बाद ये गंगा का मैदान हो गया। क्यों गंगा का मैदान क्यों हो गया ये सारा का सारा, क्योंकि ये गंगा नदी देखो यहाँ से निकल रही है, तो इस गंगा नदी ने बनाया। और इधर से आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्र, तो ये वाला ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। जो हरा हरा दिख रहा है ना, वो तुमको मैदान दिख रहा है। ठीक है, तो समझ गए अभी कि ये वेस्टर्न साइड वाला ये तो हो गया पंजाब का, ये बीच वाला हो गया, ये बीच वाला। अरे भाई क्या हो रहा तेरे, अरे रुक जा। वेस्टर्न साइड वाला पंजाब का हो गया, ये बीच वाला हो गया गंगा का, और ये आसाम वाला हो गया किसका, ब्रह्मपुत्र का मैदान। समझ गए बात को, बिल्कुल। अभी इसके बाद हमने देखा था कि भाबर देखा था और तराई देखा था और खादर और बांगर, ये 3 4 चीज आएगी, इनको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं पहले समझाऊंगा और फिर पढ़ेंगे इसको, ताकि तुम्हारे खोपड़े में सब कुछ बैठ जाए। खोपड़े में बैठ जाएगा तो फिर मामला एकदम सेट है। तो हमने क्या पढ़ा था, इंग्लिश में भी इनको यही बोलते हैं ना। एक तो होता है भाबर, एक होता है तराई, एक होता है बांगर, और एक होता है खादर। क्या है भाई यो, तो यो ऐसे है भाई देखो, एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है वो। ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मैया तेरा बसेरा। ये पहाड़ है भाई, ये पहाड़ है, ठीक है। और ये पहाड़ ये से आ रहा है। अभी क्या होगा, ये पहाड़ है तो इस पहाड़ पे नदी भी आएगी। आएगी भाई, पहाड़ पे से नदी आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो ये नदी आ रही है पहाड़ पे से यूं, चिक 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 आई नदी। अब भाई नदी आई तो पहाड़ की ढलान कहीं ना कहीं तो कम होगी ना भाई। अब पहाड़ ऐसे थोड़ी कि पहाड़ हमेशा पहाड़ ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो उसकी ढलान कम होकर सीधा होगा वो, है ना, जमीन आएगी, बराबर मैदान आएगा। तो ये पहाड़, यहाँ पे तो नदी फुल स्पीड में आ रही थी ऊपर से, एकदम फुल स्पीड में आ रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ढलान अच्छी थी। लेकिन आगे जाके ढलान कम होगी तो भाई नदी की स्पीड भी कम होगी। अब पहाड़ पे मैंने बताया, नदी जब भी पहाड़ से चल के आती है तो कुछ ना कुछ तोड़ के लाती है, पत्थर वत्थर मिट्टी विट्टी तोड़ लाती है। अब वो यहाँ पे ढलान ज्यादा थी तो फुल स्पीड में थी, तब तो वो पत्थरों को आगे खिसका रही थी। लेकिन यहाँ पे ढलान कम हो गई तो नदी की स्पीड भी कम हो गई, स्पीड डाउन हो गई, तो अब इतने पत्थर इतनी मिट्टी को आगे नहीं खिसका पा रही वो। तो मिट्टी वो पत्थर जो ना, पत्थर यहाँ जमा होने लग गए, यहाँ पे जमा हो गए पत्थर। मैं पत्थरों को यहाँ पे जमा कर दूँ, ये लो पत्थर जमा हो गए यहाँ पे। 2 सेकंड में बढ़िया वाले पत्थर बनाता हूँ एकदम डार्क। ये पत्थर, अरे भाई ज़्यादा डार्क हो गया, तो इतना डार्क भी नहीं करना था। हम्म कैसा कलर का लूँ, पीला ले लेता हूँ चलो।
ये पत्थर देखो यहाँ पे जमा हो गए, पत्थर खूब सारे है ना, पत्थर एक के ऊपर एक। अब तुमने कभी देखा होगा, तुम्हारे घर पे काम चला कंस्ट्रक्शन का, तुमने देखा होगा बजरी छानते हैं ना अपन, तो बजरी छानने के बाद में उसमें पत्थर निकलते हैं। उन पत्थरों में तुम एक गिलास पानी डालोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा पानी कहाँ गया, उन पत्थरों के अंदर चला जाता है वो पानी, है ना, और अंदर से बहता है। तो यहाँ पे भी ये हुआ कि यहाँ पे खूब सारे पत्थर इकट्ठा हो गए एक के ऊपर एक। अब ये पानी जो आता है ना भाई, ये पानी यहाँ पे तो आता है इसमें, और इन पत्थरों में घुस जाता है, फिर यहाँ पे दिखना बंद हो जाता है। इतनी दूरी में पानी नहीं दिखता, क्योंकि वो पत्थरों के नीचे नीचे चलता है, ऊपर हमें सिर्फ पत्थर दिखते हैं और पानी नीचे चल रहा है, तो वहां पे हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसको हमने बोला भाबर। क्या बोला? भाबर। भाबर को एक तरीके से याद रख सकते हो, हमारे राजस्थानी में बोलते हैं भाटे। भाटे। और अब बाठा की देर मार गया रूंगू तो ना मार ले। तो बाठा क्या होता है? पत्थर। तो भाई यहाँ पे पत्थर जमाते, छोटे छोटे कंकर वंकर की लेयर जमा हो गई, उसके नीचे से पानी जा रहा है, तो बाटे जाते, उसको बोला भाबर। भाटे भाबर, बी से भाटे, बी से भाबर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पानी ये नीचे नीचे बह लिया, हमको तो ऊपर ऊपर से पत्थर दिख लेंगे, पानी तो आ रहा है नीचे से, पानी यूं आ रहा है ना। अब क्योंकि पत्थरों ने क्या किया, पानी की स्पीड भी कम कर दी, और क्योंकि पत्थर थे तो पानी फैल गया, फैल गया, तो आगे जाके पानी यूं फैल जाएगा, है ना, स्पीड भी कम हो जाएगी, खूब सारा फैल जाएगा। तो फैल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक दलदली क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी में पानी फैल जाएगा और जमा हो जाएगा, स्पीड भी उसकी कम है, तो यहाँ पे दलदल टाइप का बन जाएगा। तो इस दलदली क्षेत्र को हमने बोला तेराई। क्या बोला? तेराई। तेराई रीजन, यानी कि दलदल शायद तैर सकते हो तुम उसमें, ऐसे दलदल है एकदम, तो उसको बोला हमने तेराई रीजन। तो ये दो चीज तो हो गई, तुम्हारे समझ में आ गई, भाटा भाबर, और तेराई का मतलब दलदलीय क्षेत्र, जो भाबर से जस्ट निकलने के बाद पानी जब दिखता है, भाबर में पानी दिखना गायब हो जाता है, फिर आगे जब दिखता है तो उसका तेराई रीजन बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम खादर और बांगड़ की। तो देखो, इसको तो याद रखने का एकदम अच्छा तरीका है। खादर बांगड़ में तुम्हारे को ये हमेशा डाउट रहेगा कि कौन सी नई मिट्टी है, कौन सी पुरानी मिट्टी है। बांगड़, देखो मिट्टी का एक सिस्टम होता है, नदी का भी एक सिस्टम होता है कि भाई नदी यहाँ से बह रही है ना, यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है, तो ये अपने आसपास में मिट्टी इकट्ठी करेगी, आसपास में मिट्टी इकट्ठी करेगी, ठीक है। मिट्टी इकट्ठी करी नदी ने, अच्छा जी, की बिल्कुल की। अभी होगा क्या, यहाँ पे खूब सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई, अब नदी तो बहेगी ना, तो नीचे नीचे से और गहरी करेगी, अपनी जहाँ से जा रही है ना उस जगह को गहरी करेगी, तो और नदी फिर नीचे से बहने लग जाएगी, या फिर नदी अपना रास्ता बदल लेगी, इसको छोड़ के इस रास्ते पे यहाँ बहने लग जाएगी। तो ये जो पुरानी मिट्टी इकट्ठी होगी ना, जहाँ से नदी पहले बहती थी, इस पुरानी मिट्टी को तो हम बोलते हैं बांगड़। और फिर नदी जहां पे अब बह रही है, वर्तमान में करंटली जहां से नदी बह रही है, उसके आसपास जो मिट्टी होगी वो एकदम नई मिट्टी होगी। क्यों? क्योंकि नदी में हर साल बाढ़ भी आती होगी, तो नदी पहाड़ से नई मिट्टी भी लेके आती होगी, तो इस नई मिट्टी को हम बोलते हैं खादर। अब ये याद रखना बहुत मुश्किल रहता है कि ये बांगड़ कौन सी है, खादर कौन सी पुरानी वाली को क्या बोलते हैं, नई वाली को क्या बोलते हैं, बांगड़ किसको बोलते हैं, पुराने को बोलते हैं, नई को, या फिर खादर किसको बोलते हैं, पुरानी को या नई को। तो इसको याद रखने का मैंने तो एकदम सस्ता सस्ता वाला सिस्टम बना रखा है। वो क्या है कि भाई बी से बांगड़, बी से बुड्ढा, बी से बांगड़, बी से बुड्ढा। बुड्ढा यानी जो पुराना है तो बांगड़ मिट्टी पुरानी है। खादर, खादर, अब भाई साहब खादर, खदर मचा देंगे। कौन मचाते हैं? खदर। गदर मचाते हैं, पर खदर मान लो तुम उसको। कौन मचाते हैं? वो मचाते हैं जवान आदमी। तो ये वाली जवान मिट्टी हो गई नई, न्यू, न्यू सॉइल। ये ओल्ड सॉइल, बांगड़, बी से बांगड़, बी से बुड्ढा। जैसे हमने देखा था भाबर, देखो भाबर, भाबर में ये याद रखना, भाबर में बी एच ए, भा आता है, और भा से तुम्हें भाटा याद आना चाहिए, है ना, भाटा। लेकिन बांगड़ में भा नहीं आ रहा, बांगड़ में बा आ रहा है, बा, और बा से होता है बुड्ढा। हाँ, तो ये ध्यान रखना। भाभर तो है भाटे, यानी वो जब छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां से नदी गायब हो जाती है, फिर आगे से निकलती है, आगे से जहां निकलती है उसको हम तराई रीजन बोलते हैं। और भाभर और खादर है मिट्टी के नाम। भाभर बूढ़ी मिट्टी है और खादर नई मिट्टी है, ठीक है, समझ में आ गई तुम्हारे को? हाँ भाई, आ तो गई। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। तो यही बात बोल रहा है कि ओल्डर एल्यूवियम का मतलब कि पुरानी जो एल्यूवियम एल्यूवियम मिट्टी है ना, उसका नाम बोल रहा है। इट लाइज, कि भाई नदी पहले बहती थी, बहुत सारी जगह मिट्टी फैलाई, फिर नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, तो वहां पे जो मिट्टी इकट्ठा हो गई वो पुरानी हो गई, पड़ी पड़ी, फिर वहां से नदी नदी निकल नहीं रही है। आजकल भी तुम देखते होगे, जैसे राजस्थान में अधिकतर जो मैदान है वहां से अब बहुत नदियां बहुत कम निकलती है। तो कोई जमाने में नदी वहां से निकलती थी, लेकिन फिर नदी का रास्ता या तो बंद हो गया, या ब्लॉक हो गया, नदी और किधर से जाने लग गई, तो फिर वो जो मिट्टी पड़ी रह गई उसको हम बोलते हैं क्या? बांगड़, ठीक है, ओल्ड एल्यूवियम, ओल्ड एल्यूवियम। इट लाइज अबाउ द फ्लड फेन ऑफ द रिवर एंड रिप्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, दिस पार्ट ऑफ नोन एज भांगड़। भांगड़ बोलते हैं इसको, भांगर, है ना, समझ गए तुम? भांगड़ बोलते हैं इसको, किसको बोलते हैं? पुरानी मिट्टी को। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैलकेरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। तो जो ये पुरानी मिट्टी होती है इसमें कंकर भी मिलते हैं, पता नहीं तुमको, कंकर पत्थर जोड़ के, हाँ, समझ गए तुम? हाँ, कंकर, छोटे छोटे कंकर होते हैं ना, छोटे छोटे कंकर होते हैं, जब पत्थरों में जो पैरों में चुभ जाते हैं, जिससे हम पहले वो भी खेलते थे, ऐसे उठा के लाते थे, फिर जचाते थे अलग अलग टाइप के कंकरों को, और फिर एक खेल होता था उससे खेलते थे, हमारे को बचपन में खेला करता, मुझे तो याद नहीं है क्या था, लेकिन मजा आता था उसमें। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। नई वाली को क्या बोलते हैं? खादर। खादर कौन मचाता है? जवान आदमी खादर मचाता है, बूढ़ा तो बैठा रहता है आराम से, तो बूढ़ा हो गया भांगड़, और नया वाला हो गया खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो
आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो क्योंकि बांगड़ मिट्टी जो है वो तो बूढ़ी हो गई, बांगड़ मिट्टी बूढ़ी हो गई, और बूढ़े आदमी के पास इतनी ताकत नहीं रहती है ना कि वो ज़्यादा काम कर सके, तो उसमें ज़्यादा फसल नहीं उगा सकते। लेकिन जो खादर होती है वो खादर मचाता है भाई साहब, वो जवान है तो उसमें ज़्यादा फसल उगाने की क्षमता रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि नदी अभी वहाँ से बह रही है, और नदी के आसपास वाली मिट्टी की हम बात करें वही तो नई मिट्टी होगी। तो नदी हर बार जब बाढ़ आती है तो और नई मिट्टी लेकर आती है, तो उसमें और ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, और ज़्यादा उसमें उपजाऊपना होता है। उसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, गहन कृषि उसमें हम कर सकते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, हाँ भाई हमारे हिमालय देख लिया, हमने प्लेन्स देख लिए, अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू देखेंगे। क्या देखेंगे? पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। इसको हिंदी में लिखूँ मैं, प्रायद्वीपीय पठार। पठार क्या होता है? पठार ये होता है भाई, देखो ये होता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। पहले मैं नक्शा दिखा देता हूँ तुमको, तुम्हारा टेंशन ना रहे जिंदगी में। कोई भी जिंदगी में टेंशन रह जाती है ना, बड़ी समस्या रहती है। ये है भाई पठार वाला एरिया, देखो ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पे है ना। प्लेट्यू का मतलब ये होता है कि देखो कभी 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 क्या होता है, जमीन चलती रहती है, जैसे भारत चल रहा था, नीचे एक ज्वालामुखी था, है ना, उससे बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी, वो आग लगा रहा था। लोग तो बोलते पानी में आग लगाते, आग लगाते, गानों में बोलते वो सच में पानी में आग लगा रहा था, वो पानी से निकल रहा था और खूब आग निकाल रहा था। जब भारत उस ज्वालामुखी के ऊपर से निकला ना, तो इस ज्वालामुखी ने भारत की जमीन को चीर के अपना लावा ऐसे फैला दिया, और ये लावा बहुत ही पतला था। तो बाहर निकलते इसने पहाड़ नहीं खड़े किए, पहाड़ तो वो खड़ा करेगा ना जो गाढ़ा होगा, ये तो पतला था, जो ये बाहर निकलते फैल गया, ऐसे फैल गया खूब सारा, ऐसे फैल गया, और ये जमीन के एकदम अंदर से आ रहा था। अब जमीन के अंदर के हिस्से में अगर जाएंगे ना, तो वहां पे भारी धातु मिलेगी, लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, है ना, नीफे हमने पढ़ा था ना, निकल एंड फेरस। तो निकल मिलेगा, लोहा मिलेगा, तो ये सारा फैल गया, और फिर भारत आगे चला गया। तो भाई जहां पे ये फैला ना, उस जगह को आज हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला एरिया। और इसमें हमको बहुत लोहा, बहुत ज्यादा मिनरल मिलता है ना। प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं इसको हम। और क्योंकि लोहा, मिनरल ये सारे काले होते हैं, तो जब काले काली चट्टाने थी, काला काला मत कर गुजरी, तो ये काली काली चट्टाने जो थी ना, वो जब टूटी हवा से, पानी से, तो फिर उनकी मिट्टी बनी। तो भाई काली चट्टान से जो मिट्टी बनेगी वो कैसी मिट्टी बनेगी बताओ? काली मिट्टी बनेगी। तो इसीलिए महाराष्ट्र की उस साइड की मिट्टी कैसी है? काली। और काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? रुई की। ये हमने पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी गलती, मेरी नहीं है भाई। Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. तो पेनिनसुलर प्लेटू क्या? एक टेबल लैंड है, टेबल की तरह लैंड है, जैसे मेरी टेबल है वो एकदम फ्लैट है ना, उस तरह की वो भी फ्लैट है। और किससे बना हुआ है वो? क्रिस्टलाइन, यानी कि क्रिस्टल किसको बोलते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े जम जाते हैं ना। क्रिस्टल तुमने देखा नहीं कभी? डायमंड भी डायमंड की तरह एक क्रिस्टल आते हैं चमकदार, है ना, उनमें छोटे 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 टुकड़े जमते हैं। कभी कभी बर्फ के क्रिस्टल भी जम जाते हैं, छोटे छोटे बर्फ के जो टुकड़े जम जाते हैं किसी भी चीज के आसपास में, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है, इग्नियस रॉक से बनी हुई है। इग्नियस रॉक होती है आग्नेय चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक होती है रूपांतरित चट्टाने। इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बनाई इस तरीके से गई कि आगे तुम्हें जो आए वो तुम पहले समझ लो। तो मेटामॉर्फिक, इग्नियस और क्रिस्टलाइन तरीके की चट्टानों से बनी रहती है क्या? पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा बना हुआ है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोडवाना लैंड, एंड दस द मेकिंग इट पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो जब गोडवाना लैंड चल के आ रहा था, भारत जब चल के आ रहा था, तो बीच समुद्र में भारत को एक ज्वालामुखी मिला। उस ज्वालामुखी को बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। किसको? मैंने बताया ना, वो नीचे ज्वालामुखी चल रहा था, भारत की जमीन उसके ऊपर आई, उस जमीन फाड़ के फिर वो फैल गया लावा। तो वो जगह जगह जाए ना जहां से वो ज्वालामुखी निकल रहा है, उसको रीयूनियन हॉटस्पॉट बोलते हैं। जब उसके ऊपर से भारत निकला, तो भारत की जमीन पे भी उसने लावा फैला दिया। उसके ऊपर से जो भी निकलता है वो सबके ऊपर लावा फैला देता है। लेकिन उसके ऊपर से निकलना रोज रोज का काम नहीं है भाई, ये अरबों खरबों साल में हुआ है काम, अरबों खरबों साल में। दोबारा जब होगा तब तक हम देखने वाले रहेंगे ही नहीं जिंदा इस धरती पे। मेरे ख्याल से इंसान की प्रजाति खत्म हो चुकी होगी जब तक कि कोई दूसरा जमीन जो है उस रीयूनियन के ऊपर से निकलेगी। तो उसके ऊपर से निकल रहा था जब गोडवाना लैंड का पार्ट था भारत, और उसके ऊपर से निकल रहा था, तब उस पर ज्वालामुखी पे की वजह से वहां पे लावा फैल गया, और वहां से बन गया क्या? हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड सेलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। तो इसमें क्या है? इसमें इसमें घाटियां भी है और इसमें पहाड़ भी है प्लेट्यू में। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू, इसके दो टाइप है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड है, एक डेक्कन प्लेटू है। सेंट्रल हाईलैंड मध्य प्रदेश साइड की भूमि, और डेक्कन प्लेटू में महाराष्ट्र साइड की भूमि जमीनें आ जाती है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। तो नर्मदा रिवर हम देखेंगे, नर्मदा रिवर देखो, हमने नदियों के बारे में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नर्मदा रिवर बीच में से निकलती है कहीं पे भारत के, है ना, यहाँ से देखो, काला काला मत कर गुजरी, काले से। गोदावरी हो गई, यहाँ पे तापी हो जाएगी हमारी, यहाँ से नर्मदा हो जाएगी। तो नर्मदा के ऊपर वाला जो है ना, इसको तो हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड, और इसके नीचे वाले को हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे नीचे वाले को? बताओ, बताओ मुझे क्या बोलेंगे?
डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ओके। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो ये जो प्लेट्यू है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जब आगे जाता है ना वेस्टवर्ड, ऐसे आगे बढ़ेगा तो फिर ये मर्ज हो जाता है, मिल जाता है किसके साथ में, ये राजस्थान के रेगिस्तान के साथ में। तो राजस्थान का रेगिस्तान भी इस प्लेट्यू के ऊपर ही है, लेकिन वहां पे मिट्टी आ गई, वहां पे रेत आ गई, तो इसलिए वो प्लेट्यू नहीं दिखता हमको, रेत ही रेत दिखती है वहां पे, है ना। जैसे सावन का अंदर हरे हरे दिखा, यहाँ राजस्थान का रेगिस्तान में सारे रेत ही रेत दिखा है। The flow of the river draining this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa, Ken, is from southwest to northeast। क्या बोल रही है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू पे जो नदियां बहती है उनका नाम क्या है? चंबल नदी बहती है एक, तो एक सिंध बहती है, एक बेतवा, केन बहती है। ये कहाँ से कहाँ जाती है? ये साउथ वेस्ट से, यानी कि नीचे देखो, साउथ मैंने बताया ना, ये हो गई, अरे भाई ब्रो, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। जगह है क्या मेरे पास सफ़ेद कहीं पे? है ही नहीं, इसको ले लेता हूँ चलो मैं। तो देखो ये मैंने बताया ऐसे होता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो साउथ वेस्ट का मतलब ये से नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से बहती है नदियाँ, इस एंगल में बहती है ना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, सिंध, कैन, ये नदियाँ बहती है किस पे? पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, सेंट्रल हाईलैंड पे। दस इंडिकेटिंग द स्लोप, द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। तो इस साइड में बात करेंगे ना, इस साइड में महाराष्ट्र की साइड में, राजस्थान की साइड से चलेंगे धीरे धीरे धीरे, ईस्ट की साइड में, उधर वेस्ट बंगाल की साइड में और अरुणाचल प्रदेश की साइड में जाएंगे धीरे धीरे, तो उधर तो नैरो है ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और वेस्ट की साइड में वो बड़ा है, चौड़ा है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो जैसे जैसे यहाँ से चलेगा इस साइड जाएगा ना, ईस्ट की साइड में, तो हम बोलते हैं उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, है ना। ईस्ट कौन सा होता है देखो, तुमको समझा देता हूँ मैं, कई लोगों को समझ में नहीं बैठेगी बात में क्या बोलूँ। तो देखो ये वाला जो प्लेटो मान लो, इधर से हम इधर जा रहे हैं ना, तो एक तो ये छोटा होता रहेगा, आगे जाएंगे तो, है ना, छोटा होता रहेगा, ठीक है। और ईस्टवर्ड एक्सटेंशन यहाँ पे बुंदेलखंड बघेलखंड हम बोलेंगे इसको, इस एरिया, है ना, समझ गए बात को। हाँ, ईस्टवर्ड, क्योंकि ये वेस्ट है ना, ये ईस्ट है ना, तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन का मतलब इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में यहाँ पे बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार आता है, मध्य प्रदेश की साइड में बोलते हैं इस क्षेत्र को। और कुछ बच रहा है? बस तो बहुत कुछ रहा भाई, यो वीडियो लंबी हो गई भैया। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। तो छोटा नागपुर प्लेटू आगे जाएंगे, उसका नाम छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, वो ईस्ट साइड में और जाएंगे, झारखंड साइड में जाएंगे तो वो भी, झारखंड भी ईस्टर्न साइड में है इस प्लेटू के, जहाँ से बहुत सारे खनिज निकलते हैं, वहाँ पे दामोदर वैली, दामोदर रिवर जो है वो बहती है, वहाँ पे हमने दामोदर वैली जो है प्रोजेक्ट भी बनाया था, दामोदर रिवर, दामोदर नदी। द दक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी के नीचे की साइड में जो आता है उसको दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, और महाराष्ट्र जो है वो भी दक्कन प्लेट्यू में स्थित है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रदर बेस इन द नॉर्थ, वाइल द महादेव, द कैमूर हिल एंड द माइकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो इसके नॉर्थ साइड में तो सतपुड़ा रेंज है किसके? दक्कन प्लेट्यू के। और ईस्टर्न साइड में यानी कि इस साइड में, पश्चिम साइड में, सॉरी पूर्वी साइड में कौन कौन सी रेंज है? मैकाल, कैमूर और महादेव रेंज है। ये रेंज का मतलब होता है जो छोटी पहाड़ी होती है ना, छोटी पहाड़ी, एक तो हिमालय हो गया, उसको तो बोलते हैं माउंटेन, माउंटेन, और ये छोटी पहाड़ी रेंज है, महादेव रेंज, कैमूर रेंज, मैकाल रेंज, है ना, समझ रहे हो बात तुम? अच्छा, ये किस साइड में? ईस्टर्न साइड में। रटनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल रटनी पड़ेगी भाई, रटनी पड़ेगी ना। कोई पूछे तुमको दक्कन प्लेटू के ईस्टर्न साइड में कौन सी रेंज है, तो बोलोगे महादेव, मैकाल और कैमूर। और बोले कि भाई नॉर्थन साइड में कौन सी है, तुमको बोलना पड़ेगा नॉर्थ साइड में सतपुड़ा, ऐसा बोलना पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हारा कहाँ पार पड़ेगा, तुम्हारी पार नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? हाँ, ये रटना पड़ेगा। लोकेट करेंगे बाद में। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। तो डेक्कन प्लेटू की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई की बात करें तो मान लो ये वेस्ट है, तो इधर ज़्यादा ऊंचा है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है, स्लोप है, तो इसीलिए नदियां भी इस साइड में बहती तुमको मिलेगी। स्लोप जो भारत का है वो किधर है पता है तुम? भारत का स्लोप किधर है? भारत का, अरे सुनना यार, भारत का स्लोप जो है वो नॉर्थ वेस्ट से जो है साउथ ईस्ट की ओर है, तो नदियां अधिकतर ऐसी बहती दिखेगी तुम्हें, और बे ऑफ बंगाल में गिरती दिखेगी अधिकतर नदी। नर्मदा और तापी को छोड़ दो तो बाकी सारी नदियां इधर जाती है। ये नर्मदा तापी भी ढाल की वजह से नहीं जाती, बल्कि इनकी माउंटेन रेंज है जो उनकी वजह से जाती है, ये उसमें बहती है, किसमें? ब्लॉक माउंटेन रेंज है, रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली में बहती है ये, उस वजह से जाती है। रिफ्ट वैली क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन रेंज क्या होता है, वो सारे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमको इसको नहीं बढ़ाना क्योंकि क्लास फिर 5 घंटे की बन जाएगी। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, locally known as Meghalaya Karbi Anlog Plateau and North Kachar Hills. It is separated by fault from the Chotanagpur Plateau.
थ्री प्रिडोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। तो क्या बोल रहा है भाई ये क्या क्या बोल गया भाई, हमको समझ में नहीं आया, एक बार समझा दो। भाई समझाता हूँ। ये बोला कि जो प्लेट्यू है ना भाई साहब, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा, इसको भी इस प्लेट्यू का एक्सटेंशन ही माना जाता है। ये मान रहे हैं कि ये प्लेट्यू जो यहाँ तक जा रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा खड्डा है इस प्लेट्यू में, है ना, बीच में थोड़ा सा टूट गया, बाकी ये आगे तक जा रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये रह गया, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रह गया, इसको फोल्ट बोलते हैं अपन, एक है ना, फोल्ट बोलते हैं, ग्रेट फोल्ट, ऐसे कुछ नाम है इसका, नाम क्या था मैं भूल गया। देखो, Meghalaya Karbi Anglong Deccan Plateau is higher in the west slopes. Extent of this plateau is visible in the northeast, locally known as Meghalaya Karbi Anglong Plateau and North Kasar Hill. It is separated by fault from छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे है, इससे एक फोल्ट है बीच में, यहाँ पे ये देखो, ये छोटा नागपुर प्लेटू है, फिर ये बीच में फोल्ट आ गया, इस फोल्ट से सेपरेट किया हुआ है, फिर आगे भी यही फैला हुआ है। और जो और जो ये फैले हुए हैं, 2 सेकंड देना मुझे। हेलो। ये यार कंपनी वाले भी भाई, कंपनी वाले भी बड़े फ़ोन करते हैं आजकल, तो मतलब एआई से बात करते हैं भाई साहब कंपनी वाले, उधर से नमस्ते बोलेगी मशीन, तुम इधर से बात करोगे मशीन भी बात कर लेगी, बताओ क्या क्या हो रहा है। तो इसका एक्सटेंशन आगे तक जा रहा है नॉर्थ ईस्ट तक, और जो नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है ना, वहाँ पे जो गारो खासी जयंतिया हिल है ना, उसी का एक्सटेंशन है। और उसके अलावा कौन कौन से रेंजेस है, कार्बी एंगलोंग प्लेटू जो है नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ कचार हिल जो है, ये भी इसी के पेनिनसुलर प्लेटू के ही हिस्से हैं। ये आगे तक वो फैला हुआ है, पूरा का पूरा नीचे से लेकर आगे तक फैला हुआ है, पूरा तक पूरा हमारा फैला हुआ है। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau, respectively. Western Ghats lies parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhol, Pal Ghat in the physical map of India. ये घाट कहाँ से आ गए बीच में? द वेस्टर्न घाट्स आर, अच्छा घाट चालू कर दिया इसने। तो ये बोल रहा है कि भाई देखो, ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है ना, ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है, इसको किसने रोक रखा है? इसको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ने रोक रखा। ठीक है, ये छोटा हो जाओ भाई। तो तुमको ये दिख रहा, ये मान लो ये पेनिनसुलर प्लेट, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है। अभी तुमको इधर जो ये हरा हरा दिख रहा ना, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। इस साइड में देखो, इस साइड में ये मैंने जो अभी लाल लाल लाइन खींची, इसको तो दूसरे कलर में खींच सकता हूँ मैं, जैसे इसको मैं ब्लैक कलर में खींच देता हूँ। तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन खींची ना, ये वेस्टर्न घाट है, और इधर जो है ये ईस्टर्न घाट है। घाट का मतलब क्या है? पहाड़ है, ये बड़े बड़े पहाड़। वेस्टर्न घाट जो एकदम कंटिन्यूस पहाड़ है, बीच में इनके टूटा हुआ नहीं है, कहीं पे एक तरीके से दीवार है ये, पूरी दीवार है, तो चढ़ के तो इसको पार किया नहीं जा सकता, इसलिए बीच बीच में इसके पासेज बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? पासेज, दर्रे। पिछली क्लास में मैंने बताया दर्रे क्या होते हैं, कि पहाड़ कहीं से थोड़ा सा नीचा हो तो वहाँ पे दर्रे बन जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ थाल, बोल और पालघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, इस तरीके से 3 पासेज है ऊपर से नीचे तक, है ना। ये बने हुए हैं, इनसे लोग निकल पाते हैं। बाकी वेस्टर्न घाट बहुत ऊंचे हैं और एकदम कंटिन्यूस है, लेकिन ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस नहीं है, ये टूटे फूटे हैं, बीच बीच में कटे फटे हैं, ये कटे फटे हैं, क्योंकि नदियाँ सारी इधर बहती थी। सारी नदियाँ, मैंने तुमको बताया, भारत का ढाल जो है वो ढाल है इधर से लेके इस साइड जाता है ढाल, सारी नदियाँ इधर से आती है। तो नदियाँ बहुत हजारों करोड़ों साल से बह रही, तो इन पहाड़ों को नदियों ने काट दिया और काट के बीच में रास्ता बना लिया। लेकिन इस साइड बहुत कम नदी जाती है, भारत के वेस्टर्न साइड में बहुत कम नदियाँ जाती है, ईस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा नदियाँ जाती है। तो इस साइड वाले पहाड़ों को काटा नहीं गया, तो ये एकदम सीधे खड़े हैं, ठीक है। अब इन वेस्टर्न घाट्स की हम बात करेंगे, ईस्टर्न घाट्स की हम बात करेंगे। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, क्यों? क्योंकि मैंने बताया वेस्ट साइड में नदियाँ कम जाती है, तो उनको काटा नहीं किसी ने, और काटोगे नहीं तो आप हाई रहोगे ना, बड़े रहोगे। लेकिन उस साइड ईस्टर्न घाट वाले पहाड़ों को नदियों ने काट दिया, तो वो छोटे हो गए। Their average elevation is 900 to 600 1600 मीटर अगेंस्ट द 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के पहाड़ों का तो एवरेज जो ऊंचाई है वो कितनी है? 900 से 1600 मीटर। लेकिन ईस्टर्न घाट वाले पहाड़ों की एवरेज ऊंचाई 600 मीटर ही है। ये एवरेज ऊंचाई है, ये मैक्सिमम ऊंचाई नहीं है, मैक्सिमम ऊंचाई अलग है, ठीक। एवरेज का मतलब होता है सारी ऊंचाइयों को जोड़ के फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। तो ऊपर महानदी वैली से लेकर नीचे नीलगिरी तक कौन से हैं? ईस्टर्न घाट। एंड द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर, डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो मैंने बताया ना कि ये बीच बीच में कटे फटे हैं, क्यों? क्योंकि वो नदियां जो उन्होंने काट दिया, यही बात इसने लिखी है अंग्रेजी में, मैंने हिंदी में बता दी थी। द वेस्टर्न घाट्स कोज ओरोग्राफिक रेनफॉल बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू रेज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स। तो जो वेस्टर्न घाट है ना मित्रों, ये वाले घाट जिनकी मैंने बात बताई थी, ये जो वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ से जो हवा आती है ना, मानसून वाली हवा, तो ये घाट जो है पहाड़ उनको रोक लेते हैं और ऊपर चढ़ती है हवा। ऊपर चढ़ती है तो मैंने बताया कंडेंसेशन हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो है टेम्परेचर कम होता है। हमने शायद ये ओरोग्राफिक रेनफॉल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो कंडेंसेशन से बारिश हो जाती है। तो यहाँ वेस्टर्न घाट की साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, केरल में इस साइड में, है ना। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न मार्जिन पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये किस वजह से होती है? वेस्टर्न घाट की वजह से होती है। इसको क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। इनके बहुत सारे
प्यार के नाम भी है जो मतलब लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। हम पूरे भारत वाले पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे इनको वेस्टर्न घाट के नाम से, लेकिन मान लो कहीं जगह पे तुम रह रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है इस पहाड़ का प्यार से कुछ और नाम रख दिया जाए, तो बहुत सारे इसके प्यार से भी नाम रखे हुए हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली, जैसे पता अरावली का पहाड़ है ना, अरावली का पहाड़, तो टोटल को तो अरावली बोलोगे, लेकिन हमारे गांव में भी एक अरावली के पहाड़ का एक हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं निर्भाग्या। निर्भाग्या, निर्भाग्या हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर कोई पेड़ पौधा नहीं उगता, तो हम बोलते हैं इसके भाग खराब है, तो इसलिए उसका नाम हमने प्यार से निर्भाग्या निकाल रखा है। लेकिन बाकी लोग जो बोलेंगे वो तो उसको अरावली पहाड़ का हिस्सा ही बोलेंगे, लेकिन हम लोगों ने निकाल रखा है लोकल नाम, तो वो लोकल नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो क्या बोल रहा है यो कि जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट जो हमने देखे, नॉर्थ कौन सा होगा इसका, नॉर्थ ये होगा और साउथ ये होगा, तो इधर से इधर जाएंगे ना नॉर्थ से साउथ में, तो इसकी हाइट बढ़ती रहेगी और ऊंचे होंगे, तो साउथ में ये ज़्यादा ऊंचे हैं। इसीलिए दोदा बेटा और अन्नामलाई वो जो हाईएस्ट पीक है ना, हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अन्नामुड़ी 2695 मीटर, 2695 मीटर, 2695 मीटर, एंड द दोदा बेटा 2637 मीटर। ये कहाँ पे, ये साउथ में ही है ना। महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। तो भाई याद कर लेना, तुम्हें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है। कौन सी है, अन्नाई मुड़ी। कितनी है, 2695 मीटर्स। किसकी है ये, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। और वेस्टर्न घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। तो दोदा बेटा हम तो देखो डी से शुरू होता है, डी का मतलब दूसरी, दोदा बेटा दूसरी सबसे बड़ी है 2637 मीटर। और बात करेगा हम ईस्टर्न घाट की, उस साइड वाले पहाड़ों की, एक तो वेस्टर्न घाट यानी ये भारत है, ये भारत का नक्शा है, ठीक है, तो एक पहाड़ तो इधर है, इसको बोलेंगे वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की तो हो गई अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची और दोदा बेटा दूसरे नंबर की सबसे ऊंची। ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची है, वो है 1501 मीटर। सेवरोय हिल्स एंड द जवाड़ी हिल्स लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लोकेट द फेमस हिल स्टेशन उदगमंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कड़ाई कनल। तो ईस्टर्न घाट पे है ना जो, वहां पे उड़मंगलम और ऊटी बोलते हैं उसको, और कोडाईकल नल नाम के ये थोड़े हिल स्टेशन है जो कि मेरे जवान को भी थोड़ा सा हिला दे रहे हैं। कितना और बच रहा है हमारा चैप्टर, बस खत्म होने वाला है। One of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denudated over time, are responsible for the formation of black soils. The Aravalli Hill lies on the western and northwestern margin of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from the Gujarat to Delhi and south west and northeast direction. तो मैंने बताया था कि पेनिनसुलर प्लेटू जो बना था वो नीचे से लावा निकला था, फिर वो पूरा फैल गया था, और नीचे से जो लावा निकलता है उसमें लोहा ज़्यादा मिलता है, लोहा होता है काला। तो वो चट्टानी जो बनी थी, जब वो चट्टानी टूटी, हवा से पानी से बिखरी, तो उससे काली मिट्टी बन गई, ठीक है। अब ये बात बता रहा है कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में अरावली पर्वत श्रृंखला भी मिलती है। कहाँ मिलती है अरावली पर्वत श्रृंखला, दिखाऊं क्या तुमको मैं, चलो दिखाता हूँ। तो जहाँ पे देखो तुमको ये मार्जिन दिख रहा है ना इसका, किसका, ये जो डेजर्ट है इसका मार्जिन दिख रहा है, यहाँ पे डेजर्ट खत्म हो रहा है ना, तो ये खत्म क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अरावली फैली हुई है। क्या फैली हुई है, अरावली। तो अरावली डेजर्ट को इधर आने से रोकती है, इस पूरे रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, तो बीच में एक बैरियर का काम करती है। तो गुजरात से चल के अरावली दिल्ली तक जा रही है ना, कहाँ जा रही है, गुजरात से दिल्ली तक जा रही है। कहाँ पे अरावली का अधिकतर भाग 70% से ज़्यादा भाग इसका राजस्थान में मिलता है। ये सबसे ज़्यादा हाईली डिनडेडेड माउंटेन है, यानी कि ये एकदम अवशिष्ट पर्वत है। ये पूरे पूरे पर्वत जो अरावली कोई ज़माने में माउंट एवरेस्ट से यानी कि इससे हिमालय से भी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन फिर हवा की वजह से और पानी की वजह से अरबों करोड़ों खरबों सालों में ये घिस घिस के छोटी हो गई। तो ये पर्वत घिस चुके हैं पूरी तरीके से, तो इसलिए हम इनको अवसादी पर्वत ही बोलते हैं। डिनडेडेड यानी कि क्या बोलते उसको, घर्षित पर्वत बोलते हैं शायद। उसके बाद इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं, रेगिस्तान का। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। तो अभी मैंने बताया ना कि अरावली हिल यहाँ पे है, इसका वेस्टर्न मार्जिन कौन सा होगा, ये वाला। तो इधर क्या मिलेगा हमको, इंडियन डेजर्ट। अब दो तरीके से बोला जा सकता है इसको कि इंडियन डेजर्ट के ईस्टर्न साइड में क्या मिलती है, तो अरावली मिलती है। अरावली के वेस्टर्न साइड में क्या मिलता है, तो इंडियन डेजर्ट मिलता है। कान को चाहे यूँ पकड़ो, चाहे दूसरा कान पकड़ लिया, यूँ पकड़ो, बात तो है कि ना, कान ही पकड़ रहे हो तुम। It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 millimeter per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand and they do not have enough water to reach to the sea. Luni is the only large river in this region. तो बोल रहा है कि साहब यहाँ पे बारिश कम होती है, जैसा तुम देख पा रहे हो। औरतें जो है वो पानी प्यादे, पानी लेके जा रही घड़े पे। और उसके अलावा बारिश कम होती है, नदियाँ भी यहाँ पे नहीं है। बारिश का सीजन होता है तो नदी एक आधी दिख जाती है, बाकी कोई नदी दिखती नहीं है। पानी जो है वो जब मिट्टी के अंदर घुस जाता है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम है।
पेड़ पौधे बहुत कम है, लेकिन आजकल तो यहाँ पे बाढ़ आने लगी। बाड़मेर में जहाँ पे पानी पहले नहीं मिलता था, आजकल वहाँ पे बाढ़ आती है। हाँ, लूणी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। लूणी क्यों बोलते हैं इसको? लूण किसको बोलते थे तुमको? लूण मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं नमक को, नमक को। तो क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पानी जो बहता है वो नमकीन हो जाता है समुद्र के जैसा, तो इसलिए उसको बोलते हैं लूणी नदी, यानी यहाँ पे नमकीन पानी आता है लूणी नदी में। बरखांस यहाँ के एक अलग टाइप के सिस्टम है। बरखांस इस तरीके से मिलते हैं कि जो रेत के बन जाते हैं ना, इस तरीके से टीले बन जाते हैं, उनको बोलते हैं बरखांस, है ना। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। जैसलमेर में बहुत सारे बरखान सबको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन की। कोस्टल प्लेन क्या होता है? कोस्टल प्लेन में गूगल अर्थ में तुमको दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके का दिखता है, फोटो तो ऐसी है, फोटो तो इस प्रकार से है। और हम ऑलरेडी भी कोस्टल प्लेन देख चुके हैं गूगल अर्थ में, कि जो कोस्टल एरिया है भारत का, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, उसमें जो अगर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के आगे देखोगे तो कोस्टल प्लेन मिलेंगे, यानी समुद्र के पानी के स्टार्ट होने से पहले जो जमीन होती है बराबर प्लेन, उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये चालू नहीं हो रहा तो समझ तो तुम गए ना, फिर क्या दिक्कत है, चालू करना है क्यों? इस तरीके से जो कोस्ट है, यहाँ पे जमीन मिलेगी थोड़ी सी, उसको बोलेंगे कोस्टल प्लेन। और कोस्टल प्लेन में नारियल के पौधे ऐसे ऐसे चावल वाला भी उगा लेते हैं लोग। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। In the northern part, it is referred to as the Northern Sarkar, while the southern part, it is known as the Coromandel Coast. Large rivers such as the Mahanadi and the Godavari and Krishna and Kaveri have formed extensive delta on the coast. Lake Chilka is an important feature of the eastern coast. तो क्या बोल रही हो? हमने ऊपर नहीं पढ़ा था क्या? अच्छा, ऊपर वाला नहीं पढ़ा। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। तो भारत का ये नक्शा है, तो इस साइड में तो अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे जो मैदान है उसको बोलेंगे हम क्या? वेस्टर्न कोस्ट। इधर वाले को बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट। इनका भी हमने अलग अलग नाम रखा हुआ है कि साहब इतनी दूरी वाले को ये बोलेंगे, इतनी दूरी वाले को ये बोलेंगे, वो मैं तुमको अभी दिखाऊंगा मैप में। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज नैरो प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्ट क्या होता है कि यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट मान लो खत्म हुआ, यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट खत्म हुआ और यहाँ पे सी चालू हुआ, इसके बीच वाला जो प्लेन एरिया उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट। तो वो सैंडविच हो रखा है दोनों के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण मुंबई टू गोवा। तो देखो ये जो मान लो कोस्ट है, ये कोस्ट है, इसका नदर्न पार्ट मुंबई मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे गोवा है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे? इसको तो हम बोलेंगे कोंकण कोस्ट। क्या बोलेंगे? कोंकण कोस्ट। इतने वाले को कोंकण, अभी मैं मैप में दिखा दूंगा तुमको, छोड़ो। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो इस साइड वाले कोस्ट के हमने नाम दिए हुए, ऊपर वाले को कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार। तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार, इतना याद कर लेना तुम कि ये वेस्टर्न साइड वाला है। ये मेरे को क्यों देख रही लड़कियां? ये वेस्टर्न साइड वाला है, उसको बोलते हैं हमने कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर आएगा कोंकण, फिर आएगा कन्नड़, फिर आएगा मालाबार। KKM, KTM याद रखते हो, उसकी जगह KKM याद रखना। कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ये ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार कौन सा साइड का है? वेस्टर्न साइड का। द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। अब हम ईस्टर्न साइड की बात करने लगे, जैसे ये भारत है तो हम पहले इस साइड की बात कर रहे थे, अब हम इस साइड की बात कर रहे हैं। तो द प्लेन्स अलॉन्ग बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। तो ये बहुत ज़्यादा चौड़े हैं प्लेन और लेवल्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ बहुत निकलती, तो उन्होंने पहाड़ों को तो काट दिया, और पहाड़ों को काट दिया तो प्लेन्स बना दिया। इट इज़ रेफर्ड टू एज द नदर्न सरकार और वाइल द सदर्न पार्ट ऑफ द नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। तो इधर वाला नदर्न सरकार बोलते हैं और इधर इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। लेक चिल्का इज इंपॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग ईस्टर्न कोस्ट। तो महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये नदियाँ आती है, नदियाँ डेल्टा बनाती है। मैंने डेल्टा भी तुमको पहले दिखाया था, तो वो डेल्टा बहुत सारे बना दिए। और चिल्का लेक मिलती है ओडिशा के पास में, वो भी इसका मेन फीचर है। लेक वो एक झील है जिसमें समुद्र का पानी भी आ जाता है। अब बात करते हैं हम आइलैंड्स, लेकिन उससे पहले मैं पानी पीना चाहूँगा। पानी पड़ा ही नहीं मेरे पास, चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं, फिर पिएंगे पानी, खत्म ही होने वाला है। आइलैंड का तुम्हें पता है क्या होता है? कि पूरा मान लो समुद्र है, मैं तुमको दिखा देता हूँ यार कुछ, तो मतलब चल रहा नहीं है गूगल अर्थ, चल गया। हाँ, तो देखो कोस्टल प्लेन की जो बात कर रहे थे ना हम, कि देखो ये तो वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट के आगे जो जाएंगे हम समुद्र के पास में, तो हमको प्लेन एरिया दिखेगा थोड़ा सा, तो उसी को हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। देखो ये प्लेन एरिया है ना, देखो ये प्लेन एरिया खेत से बने हुए ना, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, वेस्टर्न घाट के और समुद्र के बीच में आते हैं, है ना। और चिल्का लेक की बात करें, चिल्का लेक भी हमको इधर ही देखने को मिलती है। और ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट हो गया, इधर हमारा ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया। अभी हम देख रहे हैं आइलैंड्स। तो भारत में 2 टाइप के आइलैंड हैं। आइलैंड किसको बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं कि समुद्र का पानी जहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ है, उसके बीच में थोड़ी सी जमीन हो ना, उसको हम आइलैंड बोलेंगे। आप बोलोगे भाई साहब कहाँ पे है भारत में ऐसी जगह? तो ऐसी जगह देखो यहाँ पे, एक तो ये लक्षद्वीप है, तुम्हें दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये ध्यान दो कि जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया है उसके बीच में लक्षद्वीप है, तो उसके चारों तरफ तो देखो तुम्हें पानी पानी दिख रहा है ना,
इस पानी के बीच में थोड़ी सी ज़मीन है तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड। अब मैं तुम्हें दिखा दूँ, दिखा दो भाई, तुम्हारी भला होगा, तुम्हारा चैनल बहुत ज़्यादा चलेगा भाई, तुम्हारे को आशीर्वाद देंगे, दिखा दो। ये देखो लक्षद्वीप की तरफ चलते हैं हम, तो चारों तरफ पानी है, धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं कि हम आगे आ गए। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड, अमिनी आइलैंड है, बंगराम आइलैंड है, ये है वो है। तो नीचे चलेंगे तो और चलते हैं, नीचे और चलते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने मकान वकान बनाए हुए थोड़े बहुत, और यहाँ पे लोग रहते भी हैं, है ना। ये देखो मकान, झोपड़ियाँ बनी हुई, झोपड़पट्टी, और आराम से रहते हैं। चारों तरफ इनके पानी है, देखो बस इतनी सी ज़मीन है और बाकी पानी ही पानी है, ऊपर से तो दिखता भी नहीं है, इतना छोटा है। तो ये आइलैंड आइलैंड है ना। और इधर एक तो ये है भारत का आइलैंड, मैंने दिखाया लक्षद्वीप, और एक इधर जाएंगे तो हमारा ये एक आइलैंड और है, इसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। दिखाई दे रहा तुम्हें? दिखाई तो दे रहा होगा शायद। ये देखो, आजा, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो इसका वो सिस्टम है, चारों तरफ पानी, बीच में जमीन। ये थोड़ा बड़ा है, लक्षद्वीप इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार बहुत बड़ा है। और आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। एक तो क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे जाना पसंद करते हैं, दूसरा स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रणनीतिक रूप से, कि आइलैंड पे जो है नेवल बेसेस बनाए जा सकते हैं, सेना जो है वो अपनी जगह बना सकती है, ध्यान रख सकती है बाकी देशों पे कौन क्या कर रहा है, भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है। तो इन आइलैंडों पे जाके हम देख सकते हैं। तो ये भाई साहब दो आइलैंड है हमारे, कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पे भी लेकर चलूँ तुम्हें मैं? ये आ गया भाई अंडमान निकोबार पे, तो पास में जाओगे जंगल मिलेंगे यहाँ पे। तो ये आइलैंड भी समुद्र के बीच में है, और नीचे है देखो किसके, 0 डिग्री के पास में है ये, किसके पास में, 0 डिग्री रेखा के पास में। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कौन सी टाइप की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप की जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे तुम देखोगे एकदम हरे भरे हैं, खूब सारे पेड़ पौधे हैं और खूब सारा सिस्टम यहाँ पे अच्छा है। उन्हीं आइलैंड्स के बारे में, इन्हीं दो आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, किसकी बात चल रही है, लक्षद्वीप की, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। तो ये जो लक्षद्वीप बना वो तो कोरल से बना हुआ है, कोरल रीफ से। कोरल रीफ क्या होती है, कोरल्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं समुद्र के, जो कि रीफ बनाते हैं, यानी कि वो खाते हैं फिर उसका कुछ ठोस ठोस बनाते हैं, उससे पूरा आइलैंड बन गया। लेकिन अंडमान निकोबार आइलैंड वैसा नहीं है, वो वोल्केनिक आइलैंड है। भारत का एकमात्र जीवित, यानी कि क्या बोलते हैं, जीवित को क्या बोलते हैं, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो मिलता है कहाँ पे, वो मिलता है बेरन आइलैंड पे। बेरन आइलैंड कहाँ पे, अंडमान निकोबार पे, यानी वो भी फट रहा है। तो उससे बने हुए हैं वो अंडमान निकोबार वाले। लेकिन जो ये लक्षद्वीप वाले हैं ये कोरल ने बनाए हैं, ये किसी जीव ने बनाए हैं। अच्छा जी। अर्लियर देवर नोन एज लक्षद्वीप, उनके बाद मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, ये 3 नाम हुआ करते थे इनके, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, अंग्रेजों ने रखे थे। लेकिन 1973 में हमने बदल के इनको कर दिया लक्षद्वीप, क्योंकि अंग्रेजों से लक्षद्वीप ऐसे नहीं बोला जाता, वो अटक जाती है उनकी जीप। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है भाई साहब। क्या क्या है 32 स्क्वायर किलोमीटर? लक्षद्वीप बहुत छोटा है, बहुत छोटी जगह है, लोग आराम से वहाँ पे आनंद लेते हैं जिंदगी के, घूमने फिरने वाले ज़्यादा जाते हैं। कावारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, जो कि हम पॉलिटी क्लास में समझ चुके क्या होती है। तो कावारत्ती आइलैंड जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, वहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव देखी जाती है, सरकार कंट्रोल जो करती है वहीं से करती है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा फ्लोना बोलते हैं जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को, तो वो बहुत सारे मिलते हैं वहाँ पे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो समुद्र के पास में और ज़्यादा लोग वहाँ पे डिस्टर्ब करने नहीं जाते, तो इसलिए वहाँ पे मिल जाते हैं। द पिट्टी आइलैंड विच इज अनहिबिटेड इज अ बर्ड सेंचुरी। तो इसमें लक्षद्वीप में एक पिट्टी आइलैंड नाम का आइलैंड और है। मैंने बताया वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, तो अलग अलग का अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। पूरे का नाम तो लक्षद्वीप है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों का अलग अलग नाम दे दिया। जैसे हमारा राजस्थान, पूरा एक राजस्थान है, इसमें झुंझुनू, नीमकाथाना, सिक्कर, चुरू, बीकानेर, इस तरीके से नाम है ना, उस तरीके से। तो पिट्टी आइलैंड जो वहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन इसको बर्ड सेंचुरी बनाया हुआ है, यानी वहाँ पे पक्षी बहुत सारे आते हैं और उसकी सेंचुरी उन्होंने बना दी, ठीक है। यस। अब बात करते हैं हम हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ये बिगर है साइज में किससे, लक्षद्वीप से, और बहुत सारे भी हैं, ज़्यादा भी हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। अंडमान निकोबार आइलैंड को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। किसमें? द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। तो जब अंडमान एंड निकोबार हम बोलते हैं तो वो इस तरीके से फैला हुआ आइलैंड है ना, इस तरीके से है वो। तो नॉर्थ वाले को अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को निकोबार बोलते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन। तो ये माना जाता है कि हिमालय, जो हमने देखा था ना कि हिमालय ऊपर से आ रहा है फिर ऐसे घूम के ऐसे नीचे आ रहा है ना, तो एक पर्वत श्रेणी और यहीं से चालू होती है, अराकनियोमा। तो ये मान रहे हैं कि वो पर्वत जो है ना फिर आगे चलता चलता समुद्र में डूब गया और फिर आगे से वापस ऊंचा हो गया। तो जहां पे वो डूबा वहां पे तो समुद्र बन गया, और आगे जब वो ऊंचा हुआ वापस, तो ये माना गया कि अंडमान, ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसी समुद्र के अंदर डूबे हुए पर्वत का ऊपर वाला हिस्सा है। द आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने समझाया अभी तुमको। There is great diversity of flora fauna in this group of island too. These islands are close to equator and experience equatorial climate and thick forest cover.
तो ये जो आइलैंड है अंडमान निकोबार के, ये इक्वेटोरियल, इक्वेटर के पास में, 0 डिग्री इक्वेटर के पास में, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है और फॉरेस्ट कवर, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे भी है और बहुत सारे जीव जंतु भी देखे मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसी आदिवासी जनजाति पाई जाती है जो 40-50 हज़ार साल से रह रही है वहाँ पे, 40-50 हज़ार साल से भाई साहब। और एक अमेरिका वाला मिलने गया था, उनसे हाय हेलो करने गया था, उन्होंने मार दिया था उसको, बोले साले हमारे हमारे एरिया में मत आ। तो उस एरिया में किसी को भी जाने नहीं देती भारत सरकार, उस जनजाति के लिए वो एरिया रिजर्व्ड है ना, ठीक है। अच्छा, द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड द फॉरेस्ट वेल्थ। द ये अब बात कर रहा है कि भाई हमारे भारत में जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, उनसे हमको क्या फ़ायदा होता है। तो माउंटेन जो पर्वत है उनसे हमको पानी मिलता है, क्योंकि बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ से पानी पिघल पिघल के आता है। पेनिनसुलर प्लेटू से हमें खनिज मिल जाते हैं, मैदानी भाग से हमें अनाज मिल जाता है, रेगिस्तान से हम तेल निकाल रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो पेड़ पौधे हैं इतने सारे, उससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है, उधर से हमें चाय भी मिल जाती है। कोस्टल प्लेन से हम अपना धंधा कर सकते हैं, जहाज़ों से सामान को भेजना और सामान को वापस मंगाना। वेस्टर्न घाट में जो है हमको वही बायोडाइवर्सिटी और पेड़ पौधे अच्छे खासे मिल जाते हैं। आइलैंड पे भी हमको बायोडाइवर्सिटी मिलती है और स्ट्रेटेजिक उनका इंपॉर्टेंस है, और टूरिस्ट पर्पज़ भी, टूरिज्म पर्पज़ भी वो फुलफिल करते हैं। तो इस तरीके से इतनी सारी जो हमने चीज़ें पढ़ी भारत की, ये कहीं ना कहीं भारत के विकास में योगदान देने के लिए बहुत बढ़िया है, और भारत को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है कि भारत देश अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ का उपयोग करके अपना विकास आगे से आगे कर सके। इसी के साथ मित्रों हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड देयर इज ऑल्सो द प्ले लिस्ट वेर यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ऑल द एनसीईआरटीज आर कवर्ड इन दिस सीरीज, एंड गिवन बिलो इज द बटन ऑफ लाइक। दबा के लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।